मतलब ऐसा जो है आज के टाइम में गुरु मिलना बड़ा सौभाग्य की बात है। वो एकदम सतयुगी इंसान, जैसे बोलते हैं सात्विकता से भरे हुए। मतलब रुपेश को उन्हीं ने तरासा है। हाँ, रोमांटिक स्टार के नाम से भी आप जाने जाते हैं। हाँ। तो कुछ तो रोमांटिक रहे होंगे ना कॉलेज टाइम पे भी। नहीं लोग उस समय तो पीक पे रहते हैं। देखिए तो उस समय मतलब एक आती थी मोहतरमा, और मोहतरमा आती हाँ, थी। हाँ, मतलब पढ़ने आती थी, मैं भी बैचमेट था उनका। तो मैं उनको खाली देखता था। तो रुपेश भाई को क्रश मिल गई। इंग्लिश बीटेक में आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी फिर? अरे भाई साहब मत पूछिए। तो कॉलेज में आपने एक दफा 5 लाख रुपए का इनाम जीता, वो कब का किस्सा है? क्योंकि बीटेक करने से क्या होता है, आपके दिमाग के नट बोल्ट जो होते हैं ना, हाँ, सब खुल जाते हैं। धागा खुल जाता है जिसको बोलते हैं, सब खुल जाता है। एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, नई नई चीजें पता चलती और हैं। ये बीटेक की देन है कि आपको प्रेशर लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है। फिर 13 के बाद से जो है आ गया एक हिस्टोरिकल शो है सुर संग्राम, महुआ टीवी का। वहीं से मैं टीवी स्क्रीन पे लॉन्च हुआ पहली बार। हाँ, 2013 से। हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का। तो जब घर आ गए तो पापा से बोले कि पापा हमको 2 साल दीजिए। बोले काहे के लिए भाई 2 साल? ये नया कुछ लेके आए। हाँ, हम बोले कि इंजीनियरिंग तो कर लिए हैं, लेकिन मेरा मन म्यूजिक की तरफ ज्यादा झुक रहा है, झुकाव उधर हो रहा है, हमको 2 साल दीजिए, अगर आउटपुट नहीं आएगा तो हम जॉब कर लेंगे। कितनी हिम्मत आ गई थी? मतलब जो मैंने कहा उन्होंने करा, और पीछे लगे रहे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, पिताजी, मेरी पूरी फैमिली। मतलब अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो हम शायद नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट या मतलब किसी भी फील्ड में लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा पीछे से जो है घर का सहयोग नहीं रहता है। हाँ, हाँ। और आप देखिए ना टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है। तो पापा बोले शादी कर लो, अच्छी जगह। मेरी मम्मी को मैं बहुत मानता हूँ, मम्मी पापा को। मम्मी तो मेरी ऑक्सीजन है, समझ लीजिए। हो गया सब कुछ, सीवी भी चला गया। तो अब ये हुआ कि 23 में जब पहला सीजन, मतलब 23 में वो आया सारेगामापा, तो लखनऊ से सेलेक्ट हो गए। फिर दिल्ली गए, वहां रिजेक्ट हो गए। हम बोलते हैं प्रभु से हमको अच्छी सद्बुद्धि दो और ऊर्जा दो, और कहीं गलती से गलत रास्ते पे जाए तो बचा दो, बस इतना कर दो। पत्नी का बड़ा सहयोग रहा उस दरमियान। वो बोली आप अपना काम करिए। उससे पूछे थे शादी के वक्त कि अगर हम मान लो एल्बम करे, तरह तरह एक्ट्रेस और मॉडल के साथ शूट करेंगे तो कोई दिक्कत तुमको? तो बोली नहीं, वो आपका काम है और आप करिए, और वो तो आपका प्रोफेशन है। क्या बात है भाई, ऐसी पत्नी सबको मिले। वही डन कर दी मेरे भाई, निखिल भाई वही डन कर दिया, समझिए बात को। वही मैंने डन कर दिया। तो सिलेक्शन हुआ लखनऊ में, आपके लखनऊ में बैठ गया। लखनऊ से अकेले सेलेक्ट थे 15,000 बच्चों में। ग्रेट। 15,000 बच्चों में। वेरी अप्रिशिएटिंग भाई। मतलब टीवी के पर्दे में तभी आओगे जब 10-12 राउंड हो चुके होते बैकग्राउंड। तो 28 को ऑडिशन था। डॉक्टर से बोले सर हमको आज छोड़ दीजिए ऑडिशन में। मेरा हमको गाना है सर, ये मेरा आखिरी मौका है। नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। बोले पागल हो क्या तुम्हारा चल नहीं पा रहा, तुम्हारा खड़े होने का बैठने का वो नहीं है, व्हाइट सेल्स तुम्हारे जल गए हैं, प्लेटलेट्स कम हो गए तुम्हारे, तुम बढ़ा गए हो क्या? मतलब गाओगे, चल ही नहीं पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरा गाना भाई, मैंने गाया ये निखिल भाई। ये मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग है बॉलीवुड में, तो राजकुमार राव की मूवी में। उसको पूरा गाना, और ये गाना 100 मिलियन गया है, पता है? और ये 3-4 बार रिलीज कर चुका टी-सीरीज ने। एक में 74 मिलियन, एक पे 10 मिलियन, एक पे 5 मिलियन, एक 4 मिलियन, ऐसे 100 मिलियन गया है। हो जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाय के, क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले मुंह दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज हमारे साथ में है सिंगर म्यूजिशियन रुपेश भैया। वैसे मिश्रा जी भी इनको लोग कहते हैं, और सेशन 2024 के सारेगामापा के फाइनलिस्ट भी रहे हैं। हाल ही में भी इनसे मेरी मुलाकात हुई, लॉयड कॉलेज में आए हुए थे। तो मैंने कहा भैया एक पॉडकास्ट तो बनता है, और मोस्ट वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। और इस पॉडकास्ट में हम आपकी जो जर्नी रही है सारेगामापा की,
वो कहाँ से स्टार्ट हुई? सिद्धार्थ नगर से निकले हुए, पूर्वांचल की जगह बड़ी उपजाऊ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मन में कहाँ से आया कि हम गाना गाना शुरू करें, म्यूजिक में इंटरेस्ट आया? सबसे पहले मैं निखिल भाई आपका थैंक यू सो मच करूँगा, और आपकी पूरी टीम का, और स्पॉटलाइट विद निखिल का, क्यों आप लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, आमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि मैं आऊँ, अपनी जर्नी के बारे में साझा करूँ, आप सबसे शेयर करूँ, और जो हमारे हमारे ये एज के और जो हमारी जनरेशन आने वाली वो देख रहे हैं उनको शायद कुछ सीख सकें, कुछ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और निखिल भाई ने पूछा कि जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई, तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई जैसे एक बचपन होता है, बचपन में इंसान गाता है, बचपना जब होता है तो कुछ ना कुछ गुनगुनाता है तोतली भाषा में। तो ऐसे ही मेरा कुछ जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैं जब छोटा था तो बच्चे जो होते थे छोटे, या अभी भी जो बच्चे होते हैं, अपने पापा के कभी सीने पे बैठ जाएंगे, कभी कंधे पे चढ़ जाएंगे। तो मैं सीने पे बैठ के लेट करके पिताजी से अपने कहता था कि पापा आंखों गाइए, आंखों मूवी का गाना, थोड़ा आंखों गाइए, थोड़ा काले गाइए। तो काले मतलब ये हुआ, ये गाना था, हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले। वाह। और उसमें आंखें मूवी आई थी, तो आंखें के जो गाने थे वो सब तो पिताजी गा के सुनाते थे। तो वैसे ही भीतर संगीत चला गया सुनते सुनते। तो ये हुआ, हमारे मामा का तिलक था, सगे मामा हमारे आचार्य संतोष शुक्ल जी महाराज, और इसमें पूर्वांचल के सबसे बड़े कथावाचक हैं वो, रेपुटेटेड हैं। तो उनका तिलक था, तो सब लोग उठा के हमको मंच पे खड़ा कर दिए। कुछ आर्टिस्ट आए थे गाने के लिए कि आपको भी गाना। कभी माइक हाथ में आया नहीं आज तक। क्या 5 साल के 5-6 साल का एज था मेरा। तो उसके बाद जब माइक हाथ में आया तो उसमें मनोज तिवारी जी का एक गाना खूब चला था, भोजपुरी में चला था, बगल वाली जान मारे समझ रहे। तो उस समय तो आपने वही गाना गाया? हाँ, वही मैंने गाया, वो याद था, पूरा जुबान पे चढ़ा था, दिलो दिमाग। थोड़ा सा एक लिरिक्स, एक लाइन। हाँ। कनवा में शोभे वाली जुड़ा के लगा के जाली, अरे कनवा में शोभे वाली जुड़ा के लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मार ली हो, बगल वाली जान मार ली। क्या बात है। तो ये मैंने गाना गाया वहां, तो काफी ढेर सारा अप्रिसिएशन मिला लोगों से, और तालियों की गड़गड़ाहट। तो और पैसे पूछिए मत, उसमें 5 का नोट चला था, खूब कड़ा कड़ा टाइट। तो फिर लोग 5 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, इतना दिए पैसा कि थोड़ा सा जो पहने थे हम अपना कपड़ा, और आगे पीछे पूरी जेब में भर गए, दोनों जेब भर गए। हम कहे वाह क्या बात, आज तो कमाई हो गई बढ़िया। तो उसमें गांव में चलता था वो मसाल पट्टी बेचते थे लोग, नल्ली वल्ली चलता था, याद हो अगर आप? तो वो मैं भी गाँव रहा हूँ। तो मैं सोचता था अब आएगा तो मैं बढ़िया से खरीदूंगा, अब मांगना नहीं पड़ेगा घर से, मांगना नहीं पड़ेगा। तो जब पैसा मिला हमको, रात भर ऐसे पकड़ के खूब, मतलब वो बता नहीं सकता कितना पहली कमाई थी वो। हाँ, कितना मेमोरेबल मोमेंट था, क्या मिल गया मुझे। तो फिर ऐसे से रात में पकड़ के सोया खूब। तो फिर सुबह उठा जब, तो सब कह रहे थे अरे कितना पैसा पाए हो, हमको भी दे दो। हमको लगा सब मांग लेंगे धीरे धीरे, बचपना होता नहीं है। तो फिर मम्मी से कहा मम्मी सारा पैसा तुम रख लो। तो मम्मी अपना जो पुराने टाइप, जैसे ओल्ड स्कूल टाइप होते हैं ना कि रुमाल में बांध करके, गांठ लगा के लोग रख देते थे। तो गांठ लगा के वो रख दी अपना, या साड़ी में भी गांठ लगा के हाँ, वैसे ही रखी वो। अब संयोग से क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट वो पैसा गायब हो गया, कहीं खोजती रह गई मम्मी, मिला नहीं। और फिर हम अपना घूम के आए, तो बोले मम्मी पैसा, मेरा पैसा दो। तो बोली कि अभी दे रहे हैं, थोड़ा खाओ लो, कुछ घूम लो थोड़ा, और गाना वाना चल रहा, अपना खेलो तो बाहर जाऊँ, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद मेरे जहन में चल रहा बैक ऑफ द माइंड कि मेरा पैसा मिलेगा तो ये लेंगे, वो लेंगे, ये खाएंगे। समझ रहे हैं, अपनी जो चीजें उस समय सोची होंगी कि भाई ये खाना है। बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तकरीबन चलेगा 2-4 महीने। तो अब पैसे जो है वो मम्मी बोली कि नहीं ऐसा है वैसा, तुम समझ गए कुछ दाल में काला है। तो हम बोले हमको पैसा चाहिए, अभी चाहिए, दो, तुरंत कहाँ रखे हो, मेरा पैसा हमको दो। और मम्मी बोली दबे मन से कि बेटा पैसा तो तुम्हारा गायब हो गया। और भाई साहब पूछिए मत, जब गायब हुआ तो हम छोड़ना, मतलब रोना शुरू कर दिए। इसीलिए तो दिए थे कि सेफ रहे। जैसे बोलते हैं ना कि टिपिकल लैंग्वेज में भोकार छोड़ के रोना, तो वैसे एकदम पूरा गंगा जमुना एक कर दिए थे।
और रोते रोते उसके बाद दीवार में सर ऐसे मारने लगे। अब सब डर गए, अरे बाप रे इसको क्या हो गया, ये तो पागल हो जाएगा पैसे के लिए, इसको जल्दी पैसा दो। तो हमारे दिल्ली के नाना अब नहीं रहे वो, तो उन्होंने बुलाया कि इधर आओ, पैसा कहाँ तुम्हारा गायब हुआ, तुम्हारा पैसा हम ले लिए हैं, ये लो कड़ा कड़ा नोट लो, तुम 5 का लो, 50 तो का उन्होंने लो, आपको नोट दे 100 दिया, का लो। हाँ। तो जब दे रहे थे हम बोले नहीं नहीं ये मेरा पैसा नहीं है, ये नोट नहीं है मेरा, मेरा नोट दूसरा कुछ है, ये फर्जी है। तो बोले नहीं नाती, पुराना नोट था, इसको हम नया कर दिए हैं। और तो जब वो दिए तो हम रखे, तो फिर जाके मामला निपट गया, शांत हुआ। तो लोग ये देखे कि इसमें टैलेंट है, इसको म्यूजिकली कुछ करना चाहिए। तो उस समय मामा हमारे जागरण करते थे डिवोशनल, तो उसमें लिस्ट था आर्टिस्टों का, उनके बैंड मेंबर्स का, जो म्यूजिशियंस थे और जो वोकलिस्ट। हाँ कि भाई इतनी देर से ये गाएंगे, फिर ये पूरा एक लिस्ट बना रहता है। तो जो वोकलिस्ट थे तो 10 से 11 लोगों का था, तो उनके डायरी में वो कुछ नोट डाउन कर रहे थे। तो मैं पीछे था, तो मैं देखा कि अरे मेरा भी 12वें नंबर पे नाम एड ऑन हो गया, रुपेश मिश्रा, समझ रहे। तो हमको बड़ा अच्छा प्राउड महसूस हुआ खुद पे कि यार। ये जागरण वाली बात कब की? ये उसी तिलक की बात की। अच्छा, तिलक की बात, 2003-4 की बात है। तो एड ऑन हो गया जब, तो हम बोले कि नहीं यार करना चाहिए। तो मामा क्या कि जहाँ जहाँ शो होता था हमारा, संतोष शुक्ली महाराज हमको ले जाने लगे वो डिवोशनल में। तो बैठाते थे इसलिए ले जाते थे कि ये खोले थोड़ा, हाँ थोड़ा सा देखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। मतलब मामा खूब प्रमोट करते थे पहले से। उसमें प्रमोट किए वो। तो पिताजी हमारे दोनों लोग, पिताजी हमारे मामा को मंच दिए ले जाके, अच्छा, मामा जी हमको दिए बचपन में। जागरण में ले गए, तो मैं बैठता था, सुनता था कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे हैपनिंग हो रहा सारी चीजें। तो बीच में हमको एक गाना जो है मिलाते थे। ऐसे ऐसे कई शोज वो किए हमारे साथ, तो हमको एक एक गाना 2-2 गाना गवाते थे। तो छोटे होने के कारण मेरे पास खूब पैसे आते थे, फिर वही जेब में उठा जाता, छोटा बच्चा क्या गा रहा है, समझ रहे, होता उत्सुकता बढ़ जाती है। हाँ, वो लोगों को टैलेंट दिखता है तो लगता है कि यार इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग में, अरे यार इतना भी 5-6 साल का है और इतना जो है अच्छा गा रहा है, ये काफी रिदम पे गा रहा, लय में, सुर में, तो लोग ऑटोमेटिक जेब से पैसे निकलने लगते हैं। तो मुझे मिलता था तो मैं घर जाके मम्मी को दिखाता कि आज इतना कमाया, आज इतना कमाया। समझ रहे हैं। तो ये चीजें बचपना में होती थी। फिर होते हुए म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ले रहा था मैं। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल चल रहा है? हाँ, नॉर्मली गॉड गिफ्टेड जो चल रहा था वो, प्रोफेशनली मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ था, पढ़ाई फिर करने लगा। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, और उसके बाद से मेरी बड़ी बहन है, छोटी सिस्टर है, मेरी भाभी है, और मेरी वाइफ है, और मेरे 2 भतीजे हैं, गोलू मोलू। अच्छा। का नाम है भोलू और उसका स्कूल का नाम है रघुनंदन। अच्छा। और एक है आराध्या, और गौरी नाम है उसका स्कूल का। वो दोनों बहुत, मतलब 2 भाई हैं आप लोग? हाँ, 2 भाई हैं, और दोनों बहुत क्यूट हैं, बहुत मानता हूँ मैं उन दोनों को। क्या बात है। तो घर में मतलब और चाचा क्या करते थे? चाचा जी हमारे जो है बाय प्रोफेशन SHO हैं, दरोगा है वो। पिताजी का क्या प्रोफेशन रहा? पिताजी जो है स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकल फील्ड में है, वो चीफ फार्मासिस्ट रहे हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं वो। और चाचा जी हमारे अभी भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, SHO के पद पे। भाई घर का माहौल तो ऐसा होता है ना कि सरकारी नौकरी करनी है। एकदम से कोई बच्चा आके जिसपे माँ बाप ने सपने सजाए हों कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा बड़ा होके, और वो म्यूजिक गाने लगे, तो घर की फैमिली में पहले दिन उसको पीट देते हैं। कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा क्या हुआ सीन, ऐसा हुआ नहीं। बट ये हुआ कि पढ़ाई, एजुकेशन मैंने कंप्लीट करी। 8, 9, 10 जो भी स्कूलिंग होता मैंने कंप्लीट करा। फिर 12th के बाद जो है ये हो कि उस समय बीटेक का जो बहुत क्रेज था, अभी भी क्रेज है। तो बीटेक में एक वैल्यू होता था कि किसी 10-15 गांव में एक लड़का मिलता था इंजीनियर, एक है तो इंजीनियर साहब कहते थे पहले। तो हमारे लैंग्वेज में, उधर के लैंग्वेज में कहते थे, पूर्वांचली भाषा में, हे भैया उनके लड़का बीटेक करता है। समझ रहे हैं, बीटेक कराओ था अपने लड़के को, मतलब बड़ी बात हुआ करती थी। ये औरा था उसका, समझ रहे हैं। तो ऐसे हुआ, फिर बीटेक करने चले गए, और उसके बाद म्यूजिक सीखना हुआ। जब 8th में थे हम, तो गुरुजी हमारे सिखाने आते थे घर पे, मामा जी को सिखाते थे। हाँ, गुरुजी का क्या नाम होगा? एक हमारे पहले गुरुजी जो हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश मिश्रा जी हैं, और जिनसे मैं सीखता हूँ पंडित श्री ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी अभी भी हैं, संगीत मार्तांड हैं वो। और अयोध्या में जो यूनिवर्सिटी थी, और जो वहाँ से रिटायर्ड, मतलब लेक्चरर रहे गवर्नमेंटेड, और फिर आ गए सिद्धार्थनगर में, वहीं से उनका जो है रिटायरमेंट हो गया।
तो वही सोहरतगढ़ में जो है वहीं से आना जाना सीखना होता था। 40 किलोमीटर जाते थे बाइक से, 40 किलोमीटर आते थे हफ्ते में 2-3 दिन सीखने के लिए। हाँ, और बाबूजी से, उनको मैं बाबूजी प्यार से बुलाता हूँ। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम। मतलब ऐसा जो है आज के टाइम में गुरु मिलना बड़ा सौभाग्य की बात है। वो एकदम सतयुगी इंसान, जैसे बोलते हैं सात्विकता से भरे हुए। मतलब रुपेश को उन्हीं ने तराशा है। हाँ, पंडित श्री ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी जो हमारे गुरु जी हैं, और 90 ईयर्स की एज है उनकी, अभी भी क्या बाकमाल गाते हैं वो, और किसी को सिखाते नहीं मेरे अलावा। हमको बेटे की तरह मानते हैं, और मैं अभी भी जाता हूँ उनके पास, बहुत बढ़िया। और आशीर्वाद लेता हूँ। गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक बात। तो कॉलेज कहाँ से किया, बीटेक कहाँ से किया आपने? बीटेक मैंने दिल्ली एनसीआर में लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तिलकुआ हापुड़ रोड, हाँ इफ यू रिमेम्बर। हाँ। तो वहीं से मैंने करा, और 2011 से 15 मेरा बैच रहा, और उसी के दौरान वहीं से म्यूजिक का आगाज हो गया। तो म्यूजिक तो मैंने सुना है कि लोग जब बड़ा कभी प्यार यार में पढ़ते हैं तब आता है। नहीं, आप पढ़े बीच में कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। म्यूजिक प्यार वार एक होता भाई। देखिए, सिंगर और कलाकार बनाया नहीं जाता, समझिए इस बात को। ये बनाया नहीं जाता, ये पहले ऊपर से लिखा होता है कि हाँ ये जाके यही करेंगे। अब अगर आप बनाने चलेंगे तो नहीं बना पाएंगे। वो गॉड गिफ्टेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड होता है वो चीजें सारी। तो प्रकृति आपको निर्धारित कर देती है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से विपरीत धारा से कहाँ से आपको। तो वहां जाने में कोई मिला कि नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल मिला, मैं बताता हूँ। क्या नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, शब्दों की जाल में मुझे मत फंसाइए। जाल में हम आपको इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि रोमांटिक स्टार के नाम से भी आप जाने जाते हैं। तो कुछ तो रोमांटिक रहे होंगे ना कॉलेज टाइम पे भी? नहीं, लोग उस समय तो पीक पे रहते हैं। देखिए, 9th में जो 9th 10th 11th 12th में जब स्कूलिंग कर रहा था मैं, तो उस समय मतलब एक आती थी मोहतरमा, और मोहतरमा आती थी। हाँ, मतलब पढ़ने आती थी, मैं भी बैचमेट था उनका, तो मैं उनको खाली देखता था, और एक क्रश था उनके प्रति। बाकी उस टाइम में, आज के 15 साल 18 साल 16 साल पहले, वो एक्सप्लोर होना, एक्सप्रेसिव होना नहीं होता था। समझ रहे हैं? आजकल तो बहुत फास्ट फॉरवर्डेड चीजें हो गई हैं, तेज हो गई हैं पहले से। और हमारे आपके टाइम में आप तो गुजरे, सिर्फ देख ही सकते थे और कुछ किया नहीं जा सकता था। वो हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, डर रहता था। एक सलीका होता था कि कैसे बात करें। समझ रहे हैं? चिट्ठी लिख दें, या थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बात कर लें। हम लोग बीच वाली जनरेशन के हैं ना, मतलब बहुत फास्ट वाले भी नहीं, और उधर का स्लो का दबाव भी था। हाँ, हम लोग बड़ा फॉर्चुनेट है कि ऐसी जनरेशन में हम लोग, ये चीजें कहाँ मिलती हैं किसी को, कि यार किसी से बात करने में इतना। तो रुपेश भाई को क्रश मिल गई। हाँ, मतलब मिली, हमको देखते थे बस, उसको बात नहीं हो पाई। फिर स्कूलिंग खत्म, एक अप्रोच भी हम नहीं कर पाए, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहा, आज भी है। हाँ, अरे आज भी ऐसा नहीं है, बट तो वो चीजें थी। और उसके बाद से जो आगे बढ़े, फिर कॉलेज आ गए। कॉलेज में जो है वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई बीटेक की। जैसे एडमिशन लिए हम, मेरे कजिन भाई अनूप मिश्रा, उनके साथ मैंने एडमिशन लिया। आप दोनों ने साथ में एडमिशन लिया बीटेक में? अगर वो बीटेक नहीं करता तो मैं बीटेक नहीं कर पाता। तो क्रेडिट गोज टू हिम। अच्छा, उन्होंने पूरा सहयोग किया आपको कराने में? पूरा सहयोग किया उन्होंने। बीटेक में एडमिशन लिया तो हमारे चाचा बोले और पापा बोले कि जब ये जा रहा है बीटेक करने तो इसको भी साथ में ले जाओ, दोनों लोग साथ में रहोगे, आपस में रहोगे, क्या दिक्कत है, मिल मिला के। तो गए हम लोग, तो वो उसका बेस स्ट्रांग था, तेज था वो पढ़ने। हाँ, मतलब वो उसका जो माइंडसेट और मतलब पकड़ने की थॉट प्रोसेस था वो, मतलब कॉर्पोरेट वाला था। जो कैप्चरिंग पावर होती है ना, उसकी बहुत तगड़ी है वो। और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट था। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रहा होगा। एग्जैक्टली। तो शार्प माइंड जिसको बोलते हैं, वो था उसका। तो फिर मैं गया, अब मुझे कुछ पढ़ले ही ना पड़े। इंग्लिश बीटेक में आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी फिर? अरे भाई साहब मत पूछिए। और पूरी लैंग्वेज जो है सी, मतलब उसमें इंग्लिश में होती थी। अब यूपी बोर्ड का लड़का, हिंदी मीडियम से पढ़े आप? गांव से इंटरमीडिएट किया, स्कूलिंग किया, कितना स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे हैं? उस टाइम खूब क्रिकेट भी मैं बहुत खेलता था, तो पढ़ाई में कम ध्यान, क्रिकेट पे और म्यूजिक पे थोड़ा। क्रिकेट पे एक पहले कमेंट ले लेते हैं। कल की जो परफॉर्मेंस रही, जो चैंपियन ट्रॉफी रही, टीम इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की जो चैंपियंस ट्रॉफी रही, फिनाले था, मैंने भी देखा, और उसमें क्या बाकमाल इंडिया ने खेला। क्योंकि अनबीटन जाना ये बहुत बड़ी बात है। अनबीटन किसी टाइटल को जीतना है बहुत रेयरेस्ट होता है। तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी करा,
2020 वर्ल्ड कप में भी किया, और 23 वर्ल्ड कप में खाली फाइनल बस हारी थी, उसमें बैडमिंटन नहीं जा रहे थे। तो ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है, हेड कोच कैसा काम कर रहे हैं, और जो हमारे कैप्टन रोहित शर्मा वो कैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि रोहित शर्मा ने सेल्फलेस कैप्टन है वो अपने शतक हाफ सेंचुरी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो एक आके टेम्पलेट सेट करते हैं, न्यूट्रली डिसीजंस नहीं। जब वो आते हैं मतलब इनिंग खेलने, तो वो सोचते हैं मैं एक गेम का टेम्पलेट मतलब सेट करके जाऊं, ताकि जो है जो स्टार्टिंग का पार्टनरशिप है वो बिल्ड हो सके। और किसी भी टीम के लिए अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो उससे जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उनको दम मिलता है, आगे के लिए बेस बन जाता है। हाँ, तो कल फाइनल में यही हुआ। रोहित शर्मा आए जब खेलने तो उन्होंने टेम्पलेट 100 बना के चले गए। नहीं, 100 नहीं बनाया उन्होंने 76 आई थिंक, नहीं मतलब पारी करीब जो है पार्टनरशिप में करी, तो टेम्पलेट हो गया, वो रफ्तार में बना दिया ना, स्टार्टिंग मोमेंटम होता है एक टीम का, वो उन्होंने दे दिया, मोमेंटम दिया। उसके पहले क्या किया उन्होंने, जब देखा कि ये शुरुआती जो हमारे बॉलर हैं स्विंग नहीं मिल रही उनको, ना शामी को ना हार्दिक पांड्या को, तो उन्होंने 11वें ओवर में कुलदीप को लाया, और कुलदीप को जब लाए वो, तो उन्होंने क्या बोल्ड मारा रचिन रविंद्र को, उनका भी कमाल दिखा कर। रचिन रविंद्र का जो बैट स्विंग है, बैट फ्लो बहुत जबरदस्त है, खड़े खड़े इजिली टाइम करके बॉल को मारते हैं, तो बहुत अच्छे दिख रहे थे उस दिन की। बैट पे बॉल आ रही थी, बराबर लग रही थी, टॉक की जो साउंड होती है वो आ रही थी, तो उसे घबराहट थोड़ा हो रहा था कि ये चल ना जाए। तो कुलदीप को लाना वहां, और उसके बाद से जो इनका मोमेंटम सेट करना, स्टार्टिंग में टेम्पलेट देना टीम को, फिर उसके बाद जब विकेट गिरा तो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल का जो पार्टनरशिप हुआ वहीं से गेम वो बहुत अच्छा हुआ। अगर वहां विकेट डाउनफॉल होता तो मैच बिल्कुल तो फिर प्रेशर में आ सकता, हाथ से निकल जाता। तो श्रेयस अय्यर को क्रेडिट जाता है, और उसके बाद से जो फिनिशिंग टच दिया हार्दिक पांड्या ने और केएल राहुल ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया ऑलवेज चैंपियन, क्लोजर तगड़ा किया उन्होंने, तो अनबीटन रहे, और बहुत बड़ी बात है पूरी इंडिया के लिए। तो पूरी इंडिया टीम को शुभकामनाएं, पूरी इंडियन ऑडियंस को शुभकामनाएं। हम लोग तो खैर खुश थे ही, होटल में हम लोग देख रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे। हम वापस से कॉलेज में आ जाते हैं। तो कॉलेज में आपने एक दफा 5 लाख रुपए का इनाम जीता, वो कब का किस्सा है? ये कैसे बता आपको? आपने काफी होमवर्क करा लगा। ये किस सूत्रों ने आपको बताया? पता चल गया कहीं से, हम आपको बाद में बताएंगे। 5 लाख रुपए वाला क्या किस्सा है? नहीं, ये आपने दिखाता है कि निखिल भाई कितने डेडिकेटेड अपने इंटरव्यू के लिए। जो आता है गेस्ट पूरा होमवर्क बाकायदे करते हैं, तो हेड्स ऑफ। अब ऑडियंस भी जान जाएगी। नहीं, अच्छी बात है। तो 2013 में जब बीटेक के दौरान ही एक मिस्टर एंड मिसेस 2013 आया, स्टेट लेवल चैंपियनशिप। तो हमारे भाई जो कजिन है पंकज अनूप मिश्रा, पूछे कि भरोगे? हम कहे यार हम नहीं भरेंगे, रियाज वाज सब छूट गया है, उसमें सब करारा गाने वाले आते हैं, खतरनाक गाते हैं, पूरे कॉलेजेस का कंपटीशन है, तकरीबन स्टेट लेवल कंपटीशन था। तकरीबन जितने दिल्ली एनसीआर में जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो क्या नाम है, सारे कॉलेजेस सारे इन्वॉल्व थे। तो उसमें वो भर दिए चुपके से, भर दिए। फिर उसमें करते करते 1-2 राउंड निकला, तो हारमोनियम हम खरीद लिए दरिया जाके तानपुरा, फिर रियाज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये हुआ करते करते गाते गाते हम सेमीफाइनल पहुंचे, फिनाले पहुंच गए। और फिनाले में जब गए तो फिर उसके बाद से जब नाम अनाउंस हुआ कि मिस्टर दिल्ली 2013 रुपेश मिश्रा, गोज टू रुपेश मिश्रा, भाई साहब बता नहीं सकता हूँ क्या मोमेंट था वो। तो वो जब जीता और 5 लाख का जब चेक आया हाथ में, तो लगा यार जीवन में मैंने कुछ, बीटेक की पहली प्लेसमेंट बीटेक में ही मिल गई। अगर बीटेक नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो वहां जाता नहीं और वहां पे पार्टिसिपेट भी नहीं करता। म्यूजिक में मैं आगे कभी लाइफ में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बीटेक करने से क्या होता है, आपके दिमाग के नट बोल्ट जो होते हैं ना, सब खुल जाते हैं, धागा खुल जाता है जिसको बोलते हैं, सब खुल जाता है, एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, नई नई चीजें पता चलती हैं। और ये बीटेक की देन है कि आपको प्रेशर लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है। ये एकदम सही बात कह रहे हैं कि मतलब आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक दिन पढ़ के पास हो जा रहे होते हो। और जैसे इन्होंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, तो आपको वहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली। और दूसरी बात, बीटेक का एस्पिरेंट अगर ठान ले कोई चीज करने के लिए, और वो बात है उसमें मादा है तो कर डालेगा, तो मैंने देखा है। तो मेरे चीज से ही हुआ, तो मैं खुद की बात बता रहा हूँ। जब जीता वहां से 5 लाख मिला, कॉलेज में आया, पूरा लड़के उठा करके जय जयकार करने लगे। गर्ल्स हॉस्टल के सामने लोग बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो, वो सब बोल लेते हैं हमारा भारत माता जय की भी नारे लगा दिए, कैसा हो, रुपेश मिश्रा जैसा हो, ये सब बोलने लगे। फिर डिपार्टमेंट हेड थे, जो एचओडी थे, चेयरपर्सन थे, डायरेक्टर थे, सबने अप्रिशिएट किया। मुझे हॉस्टल में एक रूम दे दिया, मैं हॉस्टलर था, डे स्कॉलर नहीं था, सेपरेट रूम दिया गया। वो रियाज करने के लिए वहां से स्टार्ट हुआ।
फिर 13 के बाद से जो है आ गया एक हिस्टोरिकल शो है सुर संग्राम, महुआ टीवी का। वहीं से मैं टीवी स्क्रीन पे लॉन्च हुआ पहली बार। हाँ 2013 से, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, 2013 से। और वो वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो इन भोजपुरी इंडस्ट्री विच नेम इज सुर संग्राम, प्रोड्यूस्ड बाय साईं बाबा टेलीफिल्म्स। गज्जी दो जिसको बोलते हैं कि फादर ऑफ रियलिटी शोज, उन्होंने कराया। गजेंद्र सिंह और अशोक सिंह जी पार्टिसिपेट किए। यूपी से 3 लोग मात्र सेलेक्ट हुए इस महुआ टीवी वाले शो के लिए। और नोएडा से ही मैंने दिया था, सेक्टर 16 से ऑडिशन दिया था, सिलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद से जो है ऑडिशन दिया, मेगा ऑडिशन दिया। फिर मुझे स्टैंड बाय में डाल दिया उन्होंने कि आप स्टैंड बाय में, आपका भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब होल्ड कर दिया एक तरह से। हम थोड़ा सा डाउन हो गए, डिमोटिवेट हो गए यार, इतना मेहनत करके यहाँ आए, दिन रात एक कर दिए थे। तो फिर 15-20 दिन वेट किए। स्टैंड बाय मतलब आपको बुला भी लिया जा सकता है और नहीं भी बुला। हाँ वो होल्ड हो गया एक तरह से, एज पर द चांसेस 50-50% हो गए, तो उम्मीद कमी रहती है। बट भगवान की ऐसी कृपा रही, जैसे ही 20-25 दिन गुजरा, कॉल आता कि रुपेश मिश्रा जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हम ही बोल रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है महुआ टीवी सुर संग्राम में, आप आ जाइए, आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। वाह, लो जी, बहुत बड़ी बात है ये, सोने पे सुहागा हो गया। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ। फिर गाय वह धाड़ के गाय, उसमें रवि किशन जी बुलाते हैं, अब आ रहल बाड़े सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध के जन्म स्थली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रुपेश मिश्रा, रवि किशन जी जो भी वर्तमान में सांसद हैं और बॉलीवुड और भोजपुरी, वो अपने भोजपुरी खूब प्रमोट करते हैं सब जगह। तो उसके बाद से बुलाए, वो इतने बड़े मंच पे गाना, इतनी बड़ी पैनलिस्ट, पद्मश्री मालिनी हस्ती, कल्पना पाटोवरी, और उसके बाद से आनंद मोहन। ये मतलब दूसरा शो हो गया एक तरह से। हाँ, ये टीवी स्क्रीन का पहला शो, सबसे बड़ा रियलिटी शो भोजपुरी का। तो वहाँ मैं वाइल्ड कार्ड गाया, वहाँ भी गाते गाते काफी लंबी जर्नी रही। फिर वहां से निकला तो बड़ा फेमस हो गए हम, थोड़ा कॉलेज में और मान सम्मान बढ़ गया। और जो यूपी बिहार झारखंड में दिखते हैं हमारे भोजपुरिया लोग, और ये भोजपुरिया लोगों का प्यार है कि भोजपुरी की बदौलत आज मैं हिंदी में भी गा रहा हूँ। क्या बात तो भोजपुरी ऑडियंस को भी दिल से धन्यवाद। तो उन्होंने खूब सराखों पे लिया, खूब नाम, खुद पेपर कटिंग में आने लगा। क्या मतलब बड़ी सक्सेस के लिए शुरुआत बहुत छोटे से स्टेप से होती है। तो बीटेक में जब किए 2-3 साल गुजरा, तो बीटेक की तरफ हम सोचे यार बस पास हो जाए, उसके बाद करना अब म्यूजिक ही, हम मन में डिसाइड कर लिए थे। ये कौन से सेमेस्टर की बात है? ये थर्ड ईयर की बात है। थर्ड ईयर जब 4th ईयर में हम गए, तो फिर बच्चे जैसे टाई वाई लगा के जाते हैं ना अपनी ब्रांच में, पूरा टक इन करके शर्ट वर्ट बाकायदे, समझ रहे हो? हाँ समझ गया। तो मेरा इतना जलवा हो गया था, कहना नहीं चाहिए ये सब वर्ड यूज करना चाहिए, जलवा वाला, थोड़ा सा ईगोइस्टिक, मतलब रिलैक्सेशन मिल गया था एक तरह से स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। मार्जिन मिल गया था कि नहीं, कुछ कॉलेज का नाम बढ़ा रहा है, इसको कुछ कॉलेज प्रमोट कर रहा है, चलो रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ, हम जब जाते थे जैसे सरकारी कॉलेज में रफ लेके ऐसे जाते थे, रजिस्टर लेके जाते हैं, रजिस्टर 2 ले लेते थे और शर्ट बाहर, पूरा अपना विदाउट टाई वाई कुछ लगाए, पूर्वांचली वाली स्टाइल में, पूर्वांचली मिजाज में, जिसको बोलते हैं भोजपुरी अंदाज। घुस जाते थे, बैठते थे, सबसे पीछे बैठते थे, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, कोई बोलता नहीं था। और फिर मतलब एक अपना ऑरा बन गया, सब लड़के अरे मिश्रा जी। ये तो लड़कों में हो गया। हाँ लड़कों में हो गया। लड़कियों में क्या हुआ? लड़कियों में भी हलचल मचा उधर। हाँ सब एकदम पूरा देखने लगी यार, सारी चीजें हो गई। लेकिन ये हो गया कि पिताजी हमारे जाने से पहले बोले थे, बेटा बाहर जाना, ऐसा नहीं कि लड़कियां बुरी होती हैं। मेरे निगाह में, मेरे व्यू में लड़कियों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। और मेरा मानना है कि अगर उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब बेसिक है ये तो। ये एथिक्स है, ये तो करना ही चाहिए जितना, जैसे कि अपनी संस्कृति में है जो। लेकिन आजकल जो वो कम हो गया है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्डेड जमाना है, देख ही रहे हैं आप, सारी चीजें सोशल मीडिया पे हावी हो गई हैं। तो उस समय ये नहीं था, ये चीजें उस समय गूगल यूट्यूब कहाँ उतना चलता था। तो इतने बड़े स्टार बन गए, कॉलेज में थे आप, तो कभी किसी ने आके प्रपोज नहीं किया सामने से? नाम तो हुआ, तमाम लोग पसंद किए, कोई आया रेड रोज लेके? अप्रोच क्या, बिल्कुल आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बट हम थोड़ा सा उनको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मना कर दिया। कौन आया था? अरे एक आई थी, नाम मत बताइए, सरनेम ही बता दीजिए। हैं, एक आई थी, अभी भी है टच में? कुमारी है वो। कुमारी अभी शादी नहीं उनकी? शादी हो गई। अच्छा, उनकी शादी हो गई। वो आई और प्रपोज करा उन्होंने, तो मैंने बोला कि नहीं, सब एज ए दोस्त हम लोग रह सकते हैं।
और तो बोली कि ऐसा क्या, बोली अपना जो मतलब समझ गया, फीलिंग वाला रिस्पेक्ट करके आपने क्लोजर दे दिया वहीं पे। बस एज ए फ्रेंडशिप जो हम लोग बात करते थे, मिलते थे कॉलेज में या जो भी हो, फ्रेंड जोन ही था। लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं किए, क्योंकि मुझे दिमाग में था मुझे कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि नाम हो गया था, बीटेक में कर ही रहे थे और इंडस्ट्री में भी नाम हो रहा था रियलिटी शो के थ्रू, तो फोकस उधर चला गया मेरा। दोनों जगह कैसे बैलेंस कर रहे थे? एक तो बीटेक चल रहा है पैरेलली। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बीटेक और म्यूजिक, हाँ और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी आ रहे थे, ये तीसरा हो गया मतलब। क्या बात है। तो ये चीजें मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिमाग में उथल पुथल रहती है वो एज ऐसी होती है, बहुत लगता है कि सुबह ऐसा हो जाए, कल रात में ऐसा हो जाए, या कोई ऐसा बैग मिल जाए पैसों का, ऐसा भी रहता है, मतलब आता है मन में। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ फिर, पढ़ाई होती थी तो जो हम पढ़ नहीं पाए, एक सेमेस्टर शूट में चले गए जब महुआ टीवी के थर्ड ईयर में, तो आए गए जितने सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर थे या जो भी थे टीचर्स फैकल्टीज मेंबर गए, हम सब बस सर मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट तो बस मार्क कर दीजिए आप, उतना ही पढ़ देते हैं। मेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। मैं परसों आ रहा हूँ भी शूट करके महुआ टीवी का, और 2 दिन बाद एग्जामिनेशन एक्सटर्नल एग्जाम है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पे मार्क कर देते थे हर सब्जेक्ट का, और फिर जाते थे प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे, वो बुकलेट आती थी एक छोटी सी, उसका नाम बोल रहा हूँ, क्वांटम। हाँ क्वांटम सही कह रहे हैं। हाँ क्वांटम सीरीज। हाँ, मतलब हम लोगों ने भी किताबें तो पढ़ी नहीं, क्वांटम ही पढ़ी जो पढ़ी। तो क्वांटम लेते थे, कुछ 5 साल का पेपर लेते थे, वो प्रीवियस क्वेश्चन पे पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर का पढ़ के, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें लिखा रहता साइड में ये कब आया था, और कैसे पढ़ते थे। जब ये महुआ टीवी में हो गए, जैसे कल नहीं परसों एग्जाम है, समझ लीजिए एक दिन पहले तो उसके क्या करते थे हम, 2 दिन तक नॉन स्टॉप जगते थे, सोते ही नहीं थे। जैसे आज जगे रात जगे, कल जगे रात जगे, फिर अगले दिन एग्जाम दे के आते थे, तब सोते थे, तभी रिलैक्स होते थे। हाँ तब होते तो थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि बीटेक ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से, म्यूजिक पे कमांड करें? नहीं, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, सॉरी। तो जब मैं एग्जाम देता था वैसे, तो जब रिजल्ट आए थर्ड ईयर के, तो मैं ऑल क्लियर पास हो गया सब। हाँ, और उसके बाद अच्छे परसेंटेज। तब फिर आप इंजीनियरिंग बढ़िया वाली नहीं की है? ऐसी इंजीनियरिंग क्या कि मार्कशीट में स्टार ना लगा हो? स्टार लगा भाई साहब, लगा आपके? ताली दो आप, मेरे भी लगा हुआ है। कहा गया है बीटेक में, कहावत है, बैक इज द बैकबोन ऑफ बीटेक। सही कह रहे हैं, समझिए इस बात को, बैक इज द बैक मतलब इंजीनियर के लिए एक रिस्पेक्ट रहती है अपनी। तो वो फर्स्ट सेम में ही लगा था, वो भी किसमें, कोर सब्जेक्ट सी में। तो अच्छा, सी में ही हो गया था, और आपने सीएसई ली थी? हाँ, सी में हो गया, फिर बाद में मैंने क्लियर करा। काफी लोगों ने डरा कि सी में लग गया है, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब गड़बड़ हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, कमेटी बैठेगी तो यार नहीं होगा ऐसा कुछ। तो पूरा बीटेक ऑल क्लियर हो गए? ऑल क्लियर हो गए। जब जाते थे कॉलेज में क्लास करने, तो वहाँ के जो फैकल्टी बोलते थे, सीखो तुम लोग कुछ इससे, ऑल क्लियर भी हो रहा है, दोनों चीजें बैलेंस कर, दोनों बैलेंस करके चल रहा है, तो सब शांत होते थे। इसीलिए हमको कुछ और नहीं कोई बोलता था, और कभी हम बंक भी कर जाते थे। मतलब छोटी मोटी जो है बंक मारना, छुट्टियां मारना माफ हो जाता था। हॉस्टल में रेड पड़ता था फैकल्टी मेंबर्स का, डायरेक्टर्स का, तो सबको पकड़ लेते थे जो नहीं आता था। हमको जब पकड़ते थे तो कुछ करते ही हम मिलते थे, कभी रियाज कभी कुछ, तो बोलते थे छोड़ो इसको, काम करें, काम पे लगे हो, ये अपना कर। कभी ऐसा हुआ रैगिंग हुई आपके समय पे? हाँ, रैगिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब यहाँ से फ्रेश ही था, एकदम नया था, तो जब मैं गया, ये हुआ कि यार सीनियर्स रैगिंग बेटा जरूर लेंगे, संभल के रहना, नजर में मत आना। मैं कहा यार कैसे नजर में नहीं आओ, रास्ता यही है, कैंटीन का गेट है, यहीं बैठते हैं सब, नजर में तो आना लाजमी है। तो गए, उसके बाद बुलाए, इधर आओ, क्या नाम है बताए, उसके बाद गाना वाना गाते हो, हाँ सुना दिए, कहें यार हाँ गाना बहुत गवाते थे पहले, गाना बहुत अच्छा गाते हो तुम तो यार, चलो ठीक है, तुम जब मिलना एक गाना सुनाना। ठीक है सर, तुम्हारी रैगिंग नहीं होगी, माफ है, तुमको वापस गाना सुनाना। ठीक है सर, बच गया। तो गाना वहां भी हेल्प कर जाता था। हाँ, तो गए, फिर उसके बाद से सीनियर काफी मतलब छोटे भाई की तरह मानने लगे। फिर जन्माष्टमी जो होता है कॉलेज में, तो ये हुआ कि कौन से जूनियर पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम किए पार्टिसिपेट, और जब माइक आया हाथ में, गाए जम के सब, पूरा हॉल। क्या गाया हुआ था? हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, ये मैंने गाया था। थोड़ा सा लिरिक्स हो जाए। जो भी चाहे मांग लो मेरे सरकार श्याम से, आज
तक कोई नहीं, खाली गया दरबार से। वाह, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, शाम का हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का, शाम का लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का। सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का, सरकार शाम का। लगता है प्यारा वाह। हमको तो दरबार शाम का। क्या ये मैंने बात गाया है, था। बहुत बेहतरीन। तो जब हॉल गूंज गया तो फिर उसके बाद से और नाम हो गया। करते 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 ऐसे ही बीटेक मैंने करा, वहीं से सुर संग्राम महुआ टीवी में लॉन्च हो ये गया। महुआ टीवी चले गए, उसके बाद सारेगामापा की जर्नी कब शुरू हुई? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब बीटेक कंप्लीट हो गया तो फिर कैंपस सिलेक्शन हुआ। जॉब भी करी? कैंपस में भी हम सिलेक्ट हो गए। मात्र 22 लोग सिलेक्ट हुए थे 200 बच्चों में, उसमें भी हम हो गए। SCL में हुए, उसके बाद से इंटर्नशिप की। ट्रेनिंग कैसे होती है, 6 महीने की। हाँ हाँ, रहता है, सर्टिफाइड हो बिफोर ज्वाइनिंग रहता है कि फिर कि आप आगे, सीखिए हाँ। कैसे मैनेज करना चीज़ों को। तो मैंने करा, फिर हम घर चले आए। तो जब घर आ गए तो पापा से बोले कि पापा हमको 2 साल दीजिए। बोले काहे के लिए भाई 2 साल? ये नया कुछ हम लेके बोले, आए। हाँ, हम बोले कि इंजीनियरिंग तो कर लिए हैं लेकिन मेरा मन म्यूजिक की तरफ ज्यादा झुक रहा है, झुकाव उधर हो रहा है। हमको 2 साल दीजिए, अगर आउटपुट नहीं आएगा तो हम जॉब कर लेंगे। इतनी हिम्मत आ गई थी पापा से, डायरेक्ट बात हो गई? एक्चुअली हम बहुत क्लोज हैं, एज ए फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, पिताजी से सब कुछ शेयर कर देते हैं इजी गोइंग में। तो उनसे जो है मैंने कहा, तो पापा थोड़ा सा टाइम लिए 1-2 घंटे का, क्योंकि भाई बोले देखते हैं भाई, 10 लाख 15 लाख लगा के जो पढ़ाता है पेरेंट्स, वो भी मिडिल क्लास फैमिली, उसके लिए बस वही एसेट रह जाता है कि भाई अब क्लास का फैमिली जो होता है वो सही कहाँ कह से रहे हैं। पैसे जुटाता है वो वही जानता है। कोई एजुकेशन लोन लेता है कहीं से, कोई मान लीजिए एक टिपिकल गवर्नमेंट जॉब है, 60,000 70,000 80,000 मैक्स या 1 लाख, उसमें घर भी आपको चलाना है, एजुकेशन भी देना है बच्चों को। तो वो खाली मिडिल क्लास फैमिली में आप भी जानते हैं। हाँ, मेरे पास में भी ऐसा ही था कि कितना उठा पटक होता है फाइनेंशियल। मतलब बीटेक, प्राइवेट बीटेक की फीस अगर 2 लाख रुपए देनी है तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उसको अरेंज करके ही देते हैं एट द एंड। तो उसके बाद ऐसे हुआ, पिताजी साहब वो सोचे होंगे कि यार इतना पढ़ाए, इंजीनियरिंग अलग धारा है, अपोजिट है, और म्यूजिक ये कुछ अब नया बता दिए, एक दूसरे के अपोजिट है, समझ रहे हैं। तो पिताजी बोले कि ठीक है। फिर शाम को बोले ठीक है, अपने भाषण बोले कि ठीक है करा, देखा ले जोन हुई तो, और मेहनत करा, इतना ही बोले वो। तो हम बोले ठीक है। अब हम लग गए अपने रियाज में, गुरुजी से जाना सीखना, फिर दौड़ स्टार्ट की, बाइक वहीं गुरुजी के पास वापस से गए। उसको 40 किलोमीटर जाते थे, 40 किलोमीटर आते थे, फिर आके रियाज करते थे, कॉपी पेन ले जाते थे बाकायदे। खूब लग गए एकदम, जैसे बीटेक में लगे थे, लग गए पूरा तन बंधन से। और उन्होंने इसलिए कहा करो क्योंकि मैंने आउटपुट इसके पहले दे दिया था, महुआ टीवी सुर संग्राम में नाम हो गया था, वहां से भी काम होने लगा था। मतलब जो है उनको लगा कि उनको लोग बोलने लगे कि रुपेश के पापा, समझ गए, बीटेक से जो है पिताजी का वो प्राउड फील हो रहा था, गौरवान्वित महसूस जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि करो 2 साल। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जब पिताजी सामने से बोल दें कि ठीक है, अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वाला एक मोमेंट होता है कि हाँ अब जोर लगा के करना है यार, अब कोई हेडक नहीं बची है। नहीं, उनका शुरू से सपोर्ट रहा है। उन्होंने ही पूछा म्यूजिक सीखोगे, हम बोले हाँ सीखेंगे। उन्होंने सिखाया, मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कराया, सारे जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकली उन्होंने अरेंज कराया। उसके बाद गुरुजी से उन्होंने ही मिलाया, और जहाँ मतलब शोज होता था खुद गाड़ी से ले जाते थे। समझ गए, फिर उन पूरा बहुत डेडिकेटेड थे वो, डेडिकेट हो गए आपको म्यूजिक में भी। मतलब जो मैंने कहा उन्होंने करा, और पीछे लगे रहे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, पिताजी, मेरी पूरी फैमिली। मतलब अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो हम शायद नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट या मतलब किसी भी फील्ड में लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा पीछे से जो है घर का सहयोग नहीं रहता है। हाँ। और आप देखिए ना टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है। तो ऐसे हुआ, तो फिर 2 साल किए, तो उसी बीच में एक महुआ का ब्रांच खुल गया था, महुआ प्लस। तो सुरवीर करके शो आया था, उसमें पद्मश्री अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज साहब थे, सुना होगा आपने, जसविंदर नरूला, और 90 के दशक के बहुत सुप्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने कुमार शानू को गाने दिए, उदित जी को, अलका याग्निक, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल, नदीम श्रवण जी।
तो इनके साथ काम करने का मौका मिला? वो लोग पैनलिस्ट थे, श्रवण जी थे। अच्छा, पैनलिस्ट है। हाँ, जज में थे उसमें। तो उनके सामने मैं गाया और बड़ा आनंद आया। शारदा सिन्हा जी, अभी पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी जो अभी हमारे बीच नहीं रही, जिनका छठ का गीत बहुत फेमस हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, अगर ध्यान आपको, वो भी थी। तो इतने बड़े बड़े गुणी जनों का आशीर्वाद लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कृपा है भगवान की। तो उसके बाद गाए, वहाँ फिनाले तक गए पिताजी, और वहाँ पिताजी को मंच पे लेकर पिताजी बोले भी, उनको लगा नहीं यार कुछ कर रहा है। चलो होगा नहीं होगा एक अलग विषय, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म पे तो है। ये हुआ फिर 2017-18 में बिग गंगा एक चैनल चलता था, उसका पहला सीजन आया, सारे गामा पर रंगपुर भैया, भोजपुरी के शो है, मैं आपको बता अभी पूरा भोजपुरी चल रहा है। हाँ, भोजपुरी चल रहा है। तो सारे गामा पर रंगपुर भैया जब चलने लगा, और जी का ही शो था वो, लेकिन रीजनल था, कैसे जी बांग्ला में होता है सारे गामा पर, तो ऐसे इसका था। वहां मैं गाया, वहां भी टॉप 8 तक गया। और संयोग की बात है कि जी का जो मेन सेट था लिटिल चैम्प का, उसी फ्लोर पे ही हम लोग का भी शूट हो रहा था मुंबई में। अच्छा। हाँ, तो वो लोग जब टिकट भेजे फ्लाइट का पहली बार, तो पिताजी को लगा यार अच्छा कर रहा है, ठीक जा रहा है। हाँ, उस समय जेट एयरवेज का वो लोग टिकट भेजे थे, मुझे याद है 18,000 लगा था टिकट का, लखनऊ से मैंने फ्लाइट ली थी। तो फिर गए आए, अपना सब एकोमोडेशन जो भी उनको देना था उन्होंने दिया, सब कुछ ध्यान रखा करके आए घर पे। बड़ा मजा आ रहा था, बहुत नाम हो रहा था, लोग मिलने आ रहे थे बुके लेकर के घर पे, और काफी जुलूस निकला, जलसा निकला, स्वागत हुआ बैंड बाजा नगाड़ों के साथ। बट भाई साहब उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, 17-18 के बाद फिर 1.5-2 साल हम घर रह गए। मेरी बहन की शादी थी, उसमें लग गए थोड़ा हम करवाने में, जिम्मेदारी हम उठा लिए थे और पिताजी तो उसमें किए। फिर उसके बाद 20 में हम डिसाइड किए हम जाएंगे बॉम्बे, अब शिफ्ट होंगे, वहीं रहेंगे। 20 में तो कोविड आ गया था। नहीं बता रहा हूँ मैं, 20 में शुरुआती दौर में नहीं आया था। हाँ, मार्च के बाद आया। हाँ, फरवरी के बाद। हाँ, वही फरवरी में आपका हाँ, फरवरी में लगा था, मुझे याद है। तो उसके पहले जो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीने में मुंबई रहा, अपना सामान वामान लेके चला गया। अब जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। मुझे नहीं पता था कि रियलिटी शोज जो होते हैं कि फेमस हो जाएं आप, हो गया काम ना, न जी ना, इस भ्रम में मत रहिए। हाँ, ये आपको सुप्रसिद्ध कर सकता है, फेमस कर सकता है, नाम सामाजिक सोसाइटी में आपको नाम बनाना पड़ता है। नहीं, हो जाएगा नाम आपका रियलिटी शो के थ्रू। अच्छा है नाम, बट जो एक्चुअल जो आप टॉप लेवल पे पहुंचते हो, टॉप नॉच पे, तो वो खाली इंडस्ट्री देती है, वो वहीं से मिलेगा। हाँ, तो मैं वहां गया तो मैं सोचा, एक लोग बोले रियलिटी शो में आप फेमस हो गए, लेकिन लड़ाई अब असली है आपकी, असल में लड़ाई। अब तो गए, हाँ, कि वो गेट से एंट्री हो गया, मतलब वहां से गए। उसके बाद ये कि आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो फिर मैं गया वहां, फिर अब रहने को जगह ना, सोने को जगह ही ना। तो एक प्रोड्यूसर थे रीच इंटरनेशनल के, प्रेम विश्वकर्मा जी, उनका स्टूडियो था। तो बोले हमारे स्टूडियो में रह लीजिए। तो स्टूडियो में उनका जो वेटिंग लॉन्च होता है कलाकारों का, सोफा वोफा लगा था। तो वहीं जब चले जाते थे आर्टिस्ट लोग, मैं अपना गद्दा लाया था, वहीं बिछा कर वहीं बेड बनता वहीं था, सोता था। और मच्छर वच्छर सब घूमते थे, तो ऑल आउट लगा दिए वहाँ। और 25-30 दिन कम से कम जो नहाने वाला मग होता, खाली मग से नहाते थे, और बाल्टी नहीं था। क्लीन अप करके निकल जाते थे। एक टाइम खाना खाते थे शाम को, सुबह खाली वड़ा पाव वो खाते थे, और चाय और बिस्किट जो चलती थी वो खा करके फिर लोगों से मिलने चले जाते थे। तो फिर ऐसे ही स्ट्रगल मिलता, ये मतलब काम के लिए उस समय ट्राई कर रहे थे, कांटेक्ट बना रहे थे, कांटेक्ट बिल्डअप कर रहे थे। फिर हुआ, तो फिर सोचे यार रियाज नहीं हो पा रहा है, और बिना रियाज के बात बनेगी नहीं। हारमोनियम सब लेके आए थे। ये घर में बताया कि इस तरह से रहे? हाँ, बताया। तो बताए तो पापा बोले यार इतना साला हाथ तक तेरा घर है अपना, जितने में लोगों का घर होता उतने में तुम्हारे यहाँ गाय भैंस जो है बनाती है। हाँ, समझ गया, समझ रहे हैं। तो तुम छोड़ करके वहां का कोई बात नहीं है, तुम वहाँ कहाँ छोटे से उस पे जो है कर रहे हो सब। तो उसके बाद ये हुआ, गए तो बस ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब रियाज भी करना तो उसके लिए रूम चाहिए। और चौल में रहने के लिए वहां भी देखे, तो वहां रहने में कोई गुरेज नहीं था, बट आसपास बहुत शोर हो रहा था रियाज के, इसलिए वहां हम नहीं रहे। तो हम सोचे थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, कमा करके भर देंगे रेंट। सोसाइटी में अपना लिए, बिल्डिंग में 1 आवर के रूम, एक रूम लिए, उसी में किचन छोटा था, लैट्रिन बाथरूम था, और अपना बेड नहीं ले पाए थे, गद्दा लिए, अपना बिछाए, उसी सोते थे। ये कब की बात है? 2020 की है। तो बनाते थे, और गैस सिलेंडर था, चूल्हा वूल्हा सब एक लोग दे दिए थे, वही प्रेम जी जिनके स्टूडियो में था, वो दे दिए। उसके बाद से बनाते थे,
बना करके अपना 11 बजे निकल जाते थे नहा धो करके लॉक करके, लोगों से मिलना इधर मेट्रो से, कभी बस से, कभी ऑटो से, समझ रहे हैं, कभी कुछ देर पैदल। और ये जर्नी बड़ी मतलब ऐसी रही। तो फिर करते करते गए। धनंजय मिश्रा जी थे, अब वो नहीं रहे, लेट धनंजय मिश्रा जी, जिनका म्यूजिक कंपोज किया है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। चल सुने हैं ना आप? हाँ हाँ, ये तो सुना हुआ है श्याम मैंने। चूड़ी हाँ बेचने आया, मनिहारी का भेष हाँ बनाया हाँ था। हाँ हाँ और मनोज तिवारी का पहला गाना जो मैंने बचपन में गाया था, बगल वाली जान, हाँ हाँ हाँ, ये उन्हीं का गाना है। और ओके। एक चला था मनोज तिवारी का गाना, रिंकिया के पापा, हाँ हाँ ये तो बहुत फेमस उन्हीं हुआ। का गाना। हाँ तो उनके पास गए, मिले, उनसे पहले से भी कांटेक्ट था मेरा, एक रियलिटी शो में थे वो। तो गया, उनके भैया आ गए हैं, बोले अच्छा, तो भैया काम चाहिए। आओ, काम बिल्कुल, रेंट भरना, काम दीजिए, हमको गाना चाहिए। हाँ, कि बेसिक सर्वाइवल तो चाहिए। हाँ, तो कहे कि आओ स्टूडियो। गए उनके स्टूडियो, कल माइक लगाओ जी, ऐसे ही तुरंत अचानक। अच्छा। और उधर बड़े बड़े सिंगर, मोहन राठौर भोजपुरी इंडस्ट्री के, आलोक कुमार सुर संग्राम के विनर, सब लोग बैठे हैं। समझ गया, वो सोचे कि देखे क्या गाते हो। प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार जी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, नाम सुना होगा आपने। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन भोजपुरी सिनेमा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में वही प्रोड्यूस करते हैं। वो थे, कहा यार नर्वस हो रहे थे पहली बार माइक। हाँ, इतने सारे लोग एकदम से सब। तो बोले जाओ गाओ, कि गाना ये लिरिक्स है, लिखो नोट। लिरिक्स प्यारे लाल यादव जी का था, जो कि बहुत लेजेंड राइटर है भोजपुरी इंडस्ट्री, लिखे उनका। फिर कहे माइक लगाओ जी, गए। अब घबराहट अप डाउन हो रहा है कि एकदम से मैदान में उतार दी बिना तैयारी के। हाँ, गए, अब शुरू किए, गाना शुरू किए। वो हमको सुने थे काफी सालों से एक शो में, तो गाए। तो फिर बोले क्या गा रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा कुछ, सब भूल गए हो क्या गाना गायकी हुए की, कितना फ्लैट गा रहा है, बेसुरा गा रहा है कितना, ऐसे बोले। तो हम फिर आँख खुला आपके, इसका मतलब फिर अब सही से फील दो, थोड़ा पंच करके लठ मत मारो, थोड़ा सॉफ्ट भी रखो, कहीं थ्रो आवाज खोलो, कहीं दबाओ, कहीं सॉफ्ट करो, प्रोजेक्शन दो कहीं, समझ रहे हैं? समझ गया। तो किए हुए, फिर ऐसे 2-4 बार बोले चलो कोई बात नहीं, आओ। तो फिर जब गा के आए, जब सुने आउटपुट बहुत जबरदस्त आया, आउटपुट जब सुना हमको, तो वो भेज दिए वहाँ प्रोड्यूसर के पास, और शूट हो रहा था, फ्लोर पे भेज दिए कि अब गाना आ गया, आप लोग शूट करिए। तो फिर जब चले आए, तो एक राइटर थे शेखर मधुर जी, हमारे मित्र हैं, बहुत 300 फिल्मों में उन्होंने गाना लिखा है भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो वो बोले हमको, यार अच्छा नहीं हुआ, भैया ऐसे ऐसे बोल रहे थे। कहें आप पागल हैं, हमको क्या हुआ? कहें भैया इसलिए बोल रहे थे कि आप और अच्छा गाएंगे, क्योंकि वो हमसे बोल रहे थे, नहीं जान रहे हो इसको, मैं बहुत पहले सुना हूँ, जब इसको पंप करो तब और चढ़ के गाता है। अरे वाह, ये चिपक के और गाता, गा तो सही रहा है। समझ गया। शेखर बोला भैया क्यों मतलब बोलना, अच्छा तो गा रहा, वो बहुत जबरदस्त गा रहा है। तो समझ गया, प्रेशर डाल के परफॉर्मेंस निकालने वाला। इसको अभी और बोलेंगे तो अभी और जमक के गाएगा, फाड़ू सिंगर है, लेकिन हम इसको जान के बोल रहे हैं, वही देखना आप कैसा गाएगा। तो ऐसे बोलते थे उसको, फिर गाए, फिर आउटपुट आया, गाना लॉक हो गया। पहला गाना प्रोड्यूसर ने लॉक आया, किसकी आवाज है, बहुत हीरोइक वॉइस लग रही, प्लेबैक मटेरियल, ग्रेट। वो गाना गाए, वो 10 मिलियन 8 मिलियन चला गया। B4U चैनल का गाना था, B4U मूवीज का। क्या गाना क्या था, थोड़ा सा गुनगुनाइए। सोहर टाइप था। हाँ हाँ। आज जिंदगी के बगिया में फुलवा खिलल, आज जिंदगी के बगिया में फुलवा खिलल, दिहले भगवान हमके बख्शीश, लेला पापा के आशीष, जिया जिया हो लाल लाखों बरिस, लेला पापा के आशीष, हो जिया जिया हो लाल लाखों बरिस। ये सोहर इसको बोलते हैं, और बहुत साहित्यिक गाना था। हम कहा ये गाना हिट हो गया, तो गाना हिट हुआ। फिर उन्होंने एक गाना गवाया मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट में, वो भी यश कुमार की मूवी में था, वो भी बूम किया, हिंदी गाना था। तो ऐसे सिलसिला चलता गया, पैसे आते गए, रेंट भरा, कुछ घर से लिया, मतलब काम यहाँ से गाड़ी घूम गई, साइकिल जो है चलने लगी थोड़ा थोड़ा। तो मेरा 2-3 महीने का दौड़ना धूपना था, लोगों से मिलना, और मेरे अंदर क्या है कि हम मेहनत नहीं छोड़ते हैं, हार नहीं मानते, कितना भी कोई मतलब वो हो, अब कोई चीज की यहाँ नहीं हो पाएगा। ये पूरे पूर्वांचल में है लोग। हाँ, मेरे हठी आदमी है, थोड़ा जिद्दी। हाँ, कि होगा कैसे नहीं, जब तक कहा गया ना हमारी फिल्म में, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सही कह रहे हैं, एकदम करेक्ट। तो वो चीज हुआ, उसके बाद किए, तो से फिर
हमारे प्रधानमंत्री जी अनाउंस किए कि लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। अच्छा। अब भाई साहब जो कमाए थे बंद हो गए कमरे में। अब एक दूसरे को छूना नहीं, आना नहीं, फ्लाइट ट्रेन सेवाएं बंद। इसके बाद हम कह पूरा कोविड वहीं रहे। हाँ सुनिए, फिर वहां रहे एक लॉकडाउन हम। फिर हम कह सोचेंगे अब खुलेगा, धीरे निकल जाएंगे अपना। अब फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, भाई साहब 4 लॉकडाउन है। अकेले जो पैसा कमाए थे सब वो, और रोटी बनाना आया ना, घर पे पूछे कि भाई जरा वीडियो बना के भाभी भेज दो रोटी कैसे बनती है, यूट्यूब पे देखे रोटी कैसे गोल होती है, कैसे बनती है। अकेले ही थे आप? हाँ अकेले थे। जब आटा सान रहे थे कैसे आटा गूदा जाता है वो देख रहे थे। तो जब बनाए उस पे, हम कहे भगवान आज फूल जाए, खाली रोटी खा लेना। और जैसे ही डाले तो जल जाए के बाद नहीं बनाएंगे, हटाओ इसको। वो फूलती नहीं है ना? नहीं, वीडियो मंगा के थक गए, उसके बाद हटाए। फिर हम बोले यार बड़ा खतरनाक है ये तो, बहुत झाम है इसमें, कैसे ये हटा दिए। क्या कि ओट्स मंगाए और ओट्स खाने लगे। फिर उसके बाद खिचड़ी बनाने लगे। हाँ, रोटी छोड़ के दूसरा तरीका अपनाया। चीज बनाए और खाते खाते 3-4 महीने हो गए, रोटी का शक्ल तक नहीं देखे। पानी वाला लेने देने वाला आता था, वही दूर कहीं वही रखो, उधर ही रखो पानी, इधर नहीं। फिर उसको सैनिटाइज करते थे यार। वो समय बड़ा क्रूशियल था सबके लिए। तो चीजें वो सारा चीज जो था, तो भी हम मना रहे थे भगवान अब हम घर चले जाएं। हाँ, आसपास आजू बाजू में सब चिल्ला रहे थे, कोविड पॉजिटिव थे हमारे। और हम येलो जोन में थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 जोन में बांटा था, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। रेड जोन वालों को कहीं नहीं जाने दे रहा था। येलो जोन वालों के लिए थोड़ा सा वरीयता थी कि कोविड में तो खूब डंडे बजे हैं। हाँ तो सुनिए, तो हुआ कि पहली फ्लाइट, अब ट्रेन से जाना उचित नहीं, इतना रश था, इतना क्राउड था, मतलब लोग पैदल आ रहे थे। हाँ, होड़ लगी हुई थी। और मेरे घर वाले घबराए हुए थे पूरा, सब लोग फंस गए थे। वो गोरखपुर और मुंबई के लिए वही 1 से 2-1.5 साल हुए थे फ्लाइट चलना शुरू हुआ था। जैसे स्पाइस जेट का अनाउंस हुआ कि कल चलेगी, भाई साहब जितना पैसा रखे थे 30,000 25,000 फ्लाइट में, हम कहे काटो पहले इसका टिकट, कटवाएं ऑनलाइन, काटे जल्दी से, घर जाए, उब गए। हाँ, घर जाए। उसके बाद से ये हुआ, सामान क्या हुआ, तो हम ओनर से बात किए कि ऐसा ऐसा सीन है और हम सामान छोड़ के जा रहे हैं, सब इंस्ट्रूमेंट अपना, सब कुछ जितना गैस वैसा है, हम पता नहीं 6 महीने बाद आएंगे कि 1 साल बाद आएंगे, बट रेंट नहीं देंगे आपको। तो सोचा यार दे देंगे इसको, पता नहीं क्या करेगा, क्या देगा कि नहीं देगा। तो मेरे गांव के अंकल लगते हैं, बबलू नाम है, बबलू शुक्ला जी, वो ऑटो चलाते हैं। उनको बुलाया, सारा सामान भरवा दिए उसी में, वो लेके चले गए। रूम भी खाली हो गया। हम क्या आपका रूम छोड़ रहे हैं अब कोई टेंशन नहीं बची। जो बचा बचाया भाड़ा डिपॉजिट से काट लीजिएगा, काट लिया वो। उसके बाद से फिर गए। अब कोविड 1-2 साल चला, सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया, जो भी था वो बैक टू बैक बना ही रहा 2022 तक। 2 साल जब घर पे रह गए, खाली ना शोज हो रहे हैं, ना इवेंट हो रहे हैं, ना कुछ गाने आ रहे हैं, ना गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब इतना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है जीवन में, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। इंजीनियरिंग छोड़ के इतना बड़ा पैकेज लाखों में का छोड़ के हम जो है ये कर रहे हैं। और उस वक्त हम 1000-2000 के लिए मोहताज हो गए थे। 100 नहीं, वो समय ऐसा था कि हर जगह से कैश फ्लो क्लोज हो गया था एकदम। जो होता है उस समय के जो आर्टिस्ट थे, जो इन बिटवीन आर्टिस्ट थे, हाँ, जो उसमें डेवलप हो रहे थे, उस समय उनको बड़ी मार पड़ी, फाइनेंशियली मार पड़ी उनको कि यार नहीं, कोविड की मार हमको ही पड़ी, क्योंकि हमने भी 2019 में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा, तो एक ही सेशन निकल पाया था मेरा, दूसरे में हम भी 18 महीने का हम लोगों ने राउंड लिया। क्या बात है। और मुझे लग रहा है कि 20 में इतना कर्ज हो गया था कि मैं उसको 22 में अदा कर पाया हूँ। अरे बाप रे। तो फिर ऐसे जर्नी गई। अब एक एज होता है माता पिता से पैसा मांगने के लिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे, अंदर से नहीं आता, फील नहीं आता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता, आत्मसम्मान वाली भावना होती है कि यार अब तो नहीं मांगना चाहिए। अब इस उम्र में कौन मांगता है, ये वाली चीज है। अब एक जिसको बोलते हैं कि हटी ना ले लेंगे, पापा कमा ही रहे हैं, वो भावना रही नहीं है। शुरू से खुद से मेहनत करो, खुद से आगे बढ़ो, ये भावना रही है। तो मांगने में भी थोड़ा हेजिटेट होते थे, 500, 1000, 2000। बट ये है कि जब मांगना होता था तो दबे मन से, दबे शब्दों से अपनी मम्मी से बोलते थे, तो वो दिलवा देते थे। हम बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तो परिवार में भी जो है थोड़ा सेल्फ डाउट आने लगा, अरे छोड़ दिया। तो पापा मम्मी बोलती थी कि अरे थोड़ा साइड नौकरी भी करते रहो, ट्राई करो, कुछ तैयारी भी करो, फॉर्म भी डालो गवर्नमेंट का। समझिए, वो वापस फिर कहीं ना कहीं रूटीन में जाने लगे। मजा हमको नहीं आ रहा था, हम बहुत अजीब फील कर रहे थे, साला हम कहाँ आ गए। वो डिप्रेस टाइप फील हो रहा था। जब सोते थे रात में, कभी कभी तो रोना आ जाता था आपसे, क्योंकि दिन भी नहीं निकलता था और उस समय तो रात भी नहीं निकलती थी, क्योंकि
जो ख्वाब देखे थे कि अब सही हो रही हैं चीजें, आगे बढ़ रहा हूँ, सडन से शट डाउन हो जा शुरू हुई हुआ था और जो है बंद हो गया। हाँ, शट डाउन हो जा रही हैं चीजें। तो उसके बाद से जो है फिर आफ्टर कोविड फिर क्या कैसे शुरू हुआ फिर दोबारा सुनिए से? बता रहा हूँ कि उसके बाद से ये हुआ 23 तक 3 साल कोई काम धाम नहीं मिला, एकदम जीरो। हम कहें यार तो बहुत खतरनाक, इतना गजब उठे थे, शक से नीचे आ गए तुरंत। क्या ही मतलब है। हाँ। और कहेंगे कि अर्श से फर्श वाला मामला हो जाता है या फर्श से अर्श वाला, वही चीज हुआ। तो हम कहें यार, लोग बोलते थे मतलब आजू बाजू के लोग और भी लोग रिश्तेदार लोग कुछ कहते थे, गेल ना गावे और इंजीनियर बने, आई लाटे घरे बैठी के लाटे। समझ गए कि मतलब टॉन्टबाजी शुरू हो गई। हाँ, कैसा तो आक्षेप लग रहा है हमको, कोई कहे चलेगा, मेरे माँ बाप को कोई कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो बोले कि अरे वह गाएंगे वही ऑर्केस्ट्रा में गाएंगे, और क्या कर लेंगे इससे यार। अब पिताजी हमारे गवर्नमेंट, इसका जवाब दिया आपने? सुनिए, गवर्नमेंट चिकित्सक रहे वो, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हमसे हाँ, कि सब पहले से जो है फलाने ऐसे कह रहे थे, तो साला मोरल डाउन होता है उससे, खुद का भी पेरेंट्स का भी। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पापा बोले कि कहीं जॉब भी करते रहो। बोले वो कि इस पे ज्यादा मत ध्यान दो, थोड़ा जॉब पे भी थोड़ा बोले। जॉब एक बार करो, बोले थे, कम। हमेशा नहीं। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई थी तब बोले थे, मम्मी भी बोली। तो हम कहें अब इनका जो है ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डाउट हो रहा है कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 2023 तक। तो ये हुआ कि उसी बीच मेरा शादी का जो है ऑफर आने लगा तमाम लोगों का, समझ रहे हैं। तो पिताजी हमारे जो है एक लोग के यहाँ जाते थे, हमारे मतलब 20-25 बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ आना जाना पापा का लगा रहता था। तो वो लोग कह रहे थे शादी कर लीजिए मिश्रा जी, ये लड़की का हमारी लड़की से, और ये सब ठीक है। तो पापा को लड़की भी अच्छी लगी, तो आके बोलते थे बहुत अच्छे हैं सब, सम्मानित हैं और अच्छे, कर लो, बढ़िया रहेगा, अच्छे ब्राह्मण है, कुल के हैं। हाँ समझ और गए। अच्छे कुल खानदान है उनका, कर लो, अच्छा संस्कार है। और तुम पता नहीं कहाँ करोगे, कोई हो तो भी बताओ। समझिए बात को, समझिए बात को। पिताजी ने ऐसे कहा? हाँ, कोई हो तो भी बताओ, उससे बात कर रहे हैं। हम कहा नहीं कोई है पापा। क्यों नहीं बना पाए गर्लफ्रेंड? पूछिए, पूछिए क्यों। हाँ बताइए, क्यों नहीं बना पाए? काज का आगे बढ़ने का इतना वो प्रेशर था कि उस तरफ ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि हम रिस्क लेके आए थे म्यूजिक में। उधर छोड़ दिए बना बनाया करियर, पैकेज छोड़ के धब्बा नहीं ले सकते थे। नहीं, उधर छोड़ दिए, इधर आए। अब ये चीज हम करने लगते हैं, और उधर म्यूजिक में भी कुछ नहीं हो रहा था, तो चीजें हाथ से फिसल जाती। तो उस तरफ मन इसलिए नहीं गया क्योंकि अपना काम सही से नहीं चल रहा था। जब अपना काम सही चलता है ना, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हो, तो फिर मन इन सब चीजों की तरफ हाँ, जाता तो है। मन इस सब चीजों की तरफ लगता है। हालांकि ऐसा मन का कुछ नहीं कि तभी लगे, पहले भी लग सकता है, बट वो फोकस आउट हो जाते हो आप। तो कोई उस दौरान उस ट्रिपिकल सिचुएशन में कोई पसंद नहीं आया, अच्छी लड़की मिल गई, तो आपको एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, फिर आपको आगे बढ़ा देगी वो। और मान लीजिए अगर आप एक उस भावना से देख रहे हैं, अट्रैक्शन की भावना से दोनों, तो फिर वो मामला खराब है। हाँ, वो प्यार नहीं होता है। ठीक बात, समझ रहे हैं। तो इस वजह से जो तो है शादी फाइनल हो गई। नहीं, सुनिए, तो उसके बाद फिर गए, तमाम फोन टेलीफोनिक वार्ता हुई, या अरे कर लीजिए शादी, कहीं से भी सोर्स होता नहीं है, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली भी, कि इनसे फोन करा, उनसे फोन करा, समझ गए, दोस्तों से कहा जा रहा है, फिर बात मान जाएंगे। हाँ, कि पूरी फैमिली से हो सकता है हमको नहीं बता रहे हैं, तुमको बता दें। हाँ, लेकिन ये सब बातें जो है मैं खुद में चला रहा हूँ कि अभी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बाहरी लोगों को लग रहा है, और लोगों को अच्छा भी हो रहा, अच्छा नहीं भी हो रहा। अच्छा किया इतना, लेकिन अब सडन से अभी के लिए कुछ दिन के लिए चीजें रुक गई हैं। हाँ, तो ये हो रहा था। और समाज में इज्जत था, मेरा सम्मान था, नाम था, नेता मंत्री विधायक सब लोग जानते थे, हाँ, सब नाम से पहचान जाते थे। तो हम सोचे यार आगे बढ़ना है। तो पापा बोले शादी कर लो, अच्छी जगह। मेरी मम्मी को मैं बहुत मानता हूँ, मम्मी पापा को। मम्मी तो मेरी ऑक्सीजन है, समझ लीजिए। जैसे बैटरी का चार्जर नहीं होता है, जब आप चार्ज लगाएंगे तो वो चार्ज होता है, तो उसी तरीके से मेरी माँ है, तो वो चार्ज का काम करती है। और उसका नाम है श्रीमती विंध्यवासिनी मिश्रा। अरे वाह! तो जैसा उसका नाम है विंध्यवासिनी, उसी तरह वो है भी, जैसे विंध्यवासिनी मैया देवी है ना वो, तो उसी तरह मिर्जापुर में मंदिर भी है उनका। हाँ, उसी तरह है वो, विंध्याचल में है, उन्हीं के नाम पे उनका नाम पड़ा है, और वहीं पड़ा। तो हम कहें कि ठीक है मम्मी, तो मम्मी बोली कि कर लो, सही है। अब फिल्म लाइन में करोगे नहीं, फिल्म लाइन में मेरी नहीं थी इच्छा करने की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जॉब में भी करोगे नहीं, जाना नहीं चाह रहे थे, तुम क्या चाह, म्यूजिक में ही अटके हुए थे कि हाँ सिंगिंग ही करेंगे। माइंड मतलब प्रिपेयर नहीं था शादी के लिए। तो फिर हम कहें कि ठीक है, देखते हैं। पापा बोले देख लो, अगर समझ में आए तो करो, बात कर लो, नहीं तो स्किप करो।
कोई प्रेशराइज नहीं मेरी तरफ से। हम आपके स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेंगे बल्कि साधक बनेंगे, पिताजी यही वर्ड यूज किए। क्या बात है भाई। फिर गए, उसके बाद से जो है शादी मतलब पिताजी ने फाइनल कर दी? नहीं, फिर गए देखने उनको। उनको देखने गए खाटू श्याम जी के मंदिर में। अरे खाटू वाह। श्याम जी के मंदिर में देखे और उनसे बात हुई, इस तमाम चीजें, तो वाइब मैच हुआ, माइंडसेट मैच हुआ। फिर उसके बाद तो आपको लगा चलो कर लेते हैं, नहीं, ठीक तो समझ लोग में आ पूछे रहा है। कि अब बताइए, हाँ ना, हम कहें कि नहीं टेलीफोन पे बताएंगे। तो वहां के लोग बोले बस अब रहने दीजिए, प्रभु आपको तो कुछ बताओ। अब फोन पे वाला बात खत्म करिए, यही हाँ ना कर दीजिए। तो हम ये सोचे कि यार किसी लड़की को देख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन को कोई देखने आता और उसको कोई नहीं कर दे तो उसके मन में सेल्फ डाउट हो जाता। वही चीज हम रिलेट किए कि यार इसको देख करके और फिर हम चले जाए, इसको नहीं कर दे तो वो सोचे कि क्या कमी थी मेरे अंदर, सेल्फ डाउट, रिजेक्शन वाली बात हो जाएगी, वो बात आ जाएगी, थोड़ा डिप्रेस फील करेगी वो। और देखना भी हमारे वेदों में कहा गया किसी को देख करके नहीं जज नहीं करें। हाँ, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पहले के जमाने में बिना देखे शादी होती थी। हाँ, जब शादी आ जाती थी दुल्हन, तब लोग देखते थे घूंघट उठा करके। तो हम सब चीजें ठीक थी, मेरी माँ खुश थी, मेरे पापा, हम कहे यार ये जब खुश है तो चलो कर लेते हैं। तो वही बोले तब डन है, तब खुश हो गए सब। वही शादी हो गई हमारी, मतलब वही डन हो गया। बड़े सस्पेंसियल है भाई। फिर उसके बाद घर में भी ऐसे ही सस्पेंस मान देते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहुत काम कंपोज है यार, और बड़ा न्यूट्रल और बहुत मतलब जमीन से जुड़ना मुझे पसंद है, सिंप्लिसिटी थोड़ा। फर्जी भौकाल में हम बिलीव नहीं करते। ठीक बात। तो वही शादी हो गई, उसके बाद वापस काम पे कब लौटे? बस शादी हो गई, फिर घर बैठे हम 2-4 महीना। तो फिर क्या किए, फिर उसके बाद प्रयास किए, पोर्टफोलियो था ही। फिर हम दूरदर्शन में अप्लाई किए, कल्चरल मिनिस्ट्री में अप्लाई किए, स्टेट गवर्नमेंट में, सब जगह अप्लाई किए, सब में हम इम्पैनल हो गए एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि प्रोफाइल पीछे का स्ट्रांग था। हाँ, नाम था। अच्छा, इम्पैनल हो गया, मतलब चला गया नाम हो गया, सब कुछ, सीवी भी चला गया। तो अब ये हुआ कि 23 में जब पहला सीजन, मतलब 23 में वो आया सारेगामापा, तो लखनऊ से सेलेक्ट हो गए। फिर दिल्ली गए, वहां रिजेक्ट हो गए 2023 में। हाँ, सारेगामापा का इजी टीवी। और तब लग गया कि कितने कैलिबर के यहाँ कितने हाई प्रोफाइल और भी लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे तैयार आर्टिस्ट आते हैं, गाने घरानेदार लोग आते हैं, ऐसे बात नहीं जमेगी। फिर आए, फिर उसके बाद जम के रियाज किए भाई साहब, एकदम जिसको बोलते हैं धागा खोल देना, एकदम हारमोनियम खाए। पूर्वांचली आदमी को मतलब जम के, मतलब पूरी क्षमता लगा दी जितनी थी, जिसको बोलते हैं खूटा गाड़ दी। खूटा गाड़ दिया पकड़ के, एकदम चिपक के गाए, मतलब रियाज की। अब खाए सोए रियाज करे, खाए सोए रियाज करे, खाए सोए रियाज करे। समझ गया, पूरे अपने अंदाज में काम किया आपने। एक हमारे घर से 50 किलोमीटर दूरी पे है गौरी शंकर महादेव। वहां हर सोमवार को मैं दर्शन करने जाता था, मेरे आराध्य हैं गौरी शंकर भगवान। अच्छा। तो वहां मैं, हनुमान जी और गौरी शंकर भगवान, तो वहां मैं जाता था, अभिषेक करता था, 1 घंटे बैठता था, जो भी शिव तांडव हमको याद गा के सुनाता था उनको वहीं मंदिर में, मतलब वो तपस्या रही तगड़ी वाली, ये दोबारा से तपस्या होता था, डिप्रेशन फील होता था, या कुछ मतलब टेंस वाला फील। एक समय आता है कि जब आप बहुत स्टक हो जाते हैं, बढ़ नहीं रहा होता। हाँ, लेकिन बाहर से कोई भाप नहीं पा रहा था। हाँ, ये मन के अंदर चल रहा है हमेशा, जैसे अभी हंस रहे हैं, अब हमेशा हंसते ही रहे, क्योंकि मेरा ये मानना सम रहना चाहिए, बैलेंस, सुख दुख में। और सुख और दुख दोनों भाई हैं। हाँ, कि बहुत ज्यादा रमना भी नहीं है, बैलेंस करके रखना। सुख आए तो उसको भी स्वीकार करिए, दुख आए तो उसको भी स्वीकार करिए। और सुख में अगर अत्यधिक अतिशयोक्ति करने लगे तो फिर आप दुख में उसको झेल नहीं पाएंगे। समझिए इस चीज को। सही कह रहे हैं, सब टेंस खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए जो चीजें आप आगे बढ़िए उसको इजी गोइंग में लीजिए। हाँ, सही है, ताकि आप अगले के लिए तैयार रहें। कभी आपका अप से तो थोड़ा डाउन होगा। हाँ, ऊपर वाला सब लिखा हुआ है, हर एक स्टेज से गुजरता है, जैसे ग्राफ होता ना ऐसे। हाँ, ऊपर नीचे, तो वो रफ टफ, हाँ, यही लाइफ है। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप एक ह्यूमन बीइंग है। समझिए चीजों, आपके अंदर फीलिंग है, इमोशंस हैं। तो टेंशन वाली तो बात आ ही जाएगी, कितने भी आप मोटिवेटेड रहें या कितने भी ज्ञानवान रहें। तो जब करियर से रिलेटेड बात होगी या कुछ करना चाहेंगे नहीं होगा, तो ये नहीं कि मतलब उस चीज के पीछे में एकदम पागल हो गए। ये होगा कि यार हो नहीं पा रहा, अभी मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है और हमको करना है। ये 23 और 24 के बीच की बात है। हाँ, ये चल रहा मामला।
और मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ शिव जी का, और शिव जी की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने अपनी तरफ मुझे खींचा। उसके पहले मैं झुकाव मेरा नहीं था पूजा पाठ में, सम्मान था, लेकिन जो प्रॉपर जैसे पूजा करना कनेक्ट जो होता है वो शिव जी की कृपा से हुआ। तो वो मम्मी मेरी जल घर पे चढ़ाती थी, तो वो देख करके, ठाकुर जी महाराज हमारे, उनका पूजा करती थी, तो वो देख के, तो जब बोला जाता ना, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। हाँ। समझिए बात। सही कह रहा है। सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। तो वो चीज जब अकेला होता, तो भगवान के शरण में जब जाओगे आप, तो उनकी कृपा होगी, आप आगे बढ़ जाओगे। मेरा ऐसा मानना है। कर्म आप ही को करना पड़ेगा, वो आपको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, वही इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज आपको देंगे। मांगना है तो मैं बोलूंगा यही मांगना चाहिए। बस हम बोलते हैं प्रभु से हमको अच्छी सद्बुद्धि दो और ऊर्जा दो, और कहीं गलती से गलत रास्ते बचाओ बचाओ, बस इतना कर दो। सद्बुद्धि आएगी तो कर ही ले जाओगे। बाकी स्वस्थ रखो, यही चीज हो। बाकी उनसे हाल चल लेते हैं, बात करते हैं, कुछ कहना होता है, वो रोना भी होता है, उन्हीं के सामने रो देते हैं। कनेक्ट बन जाता है ना, तो फिर वो फील आता है की तरह। ऐसा लगता है कि हमारे शिव जी हमारे लिए फैमिली मेंबर है मेरे। तो ऐसे ऐसी चीजें हुई स्टार्ट। फिर रियाज करते गए खूब, पत्नी का बड़ा सहयोग रहा उस दरमियान। वो बोली आप अपना काम करिए। उससे पूछे थे शादी के वक्त कि अगर हम मान लो एल्बम करे, तरह तरह एक्ट्रेस और मॉडल के साथ शूट करेंगे, तो कोई दिक्कत तुमको? तो बोली नहीं, वो आपका काम है और आप करिए, और वो तो आपका प्रोफेशन है। क्या बात है भाई, ऐसी पत्नी सबको मिले। वही डन कर दिया मेरे भाई निखिल भाई, वही डन कर दिया। समझिए बात को, वही मैंने डन कर दिया। और जब वो आई तो फिर रियाज बात शुरू किया, तब 24 का सारे गाँव पा जब तो सिलेक्शन हुआ लखनऊ में। आपके लखनऊ में मैं गया, लखनऊ से अकेले सेलेक्ट थे 15,000 बच्चों में। ग्रेट। 15,000 बच्चों में, वेरी अप्रिशिएटिंग भाई। वहां सेलेक्ट हुए, फिर दिल्ली गए। ये जो आपको टीवी स्क्रीन पे जो ऑडिशन राउंड देखते हैं, ये पहला राउंड नहीं होता है, ये सब फिल्टर कर चुके होते हैं। ये 12 राउंड वहां तक पहुंचने के लिए 10 से 12 राउंड होते हैं। मतलब टीवी के पर्दे में तभी आओगे जब 10-12 राउंड हो चुके होते हैं बैकग्राउंड। छांटते एलिमिनेट करते हैं सबको, फिर आपको क्रीम जो मक्खन वाले आर्टिस्ट होते हैं उनको उठाते हैं वो। तो ये एकदम रियल आता है, मतलब वैसे कट पिट के तो नहीं आता है बाद में? नहीं, जब दिल्ली ऑडिशन दिया वहां, फिर उसके बाद मुंबई पहुंचा, फिर वहां ऑडिशंस में तमाम कलिंग राउंड होटल्स में हुए, क्लियर कर गया। अब आया टीवी राउंड, जो रही जो फाइनल रहता है, जो पहला राउंड होता है, वहां से जो टॉप 12 का स्टोरी बिल्डअप होता है कि हाँ टॉप 12 लेना है शो में। तो पहला राउंड दिए, उसमें बुखार था हमको, डेंगू हो गया था आपने बताया था। पहले बुखार हो गया। अच्छा, फीवर आया। हाँ, तो फिर हम डॉक्टर को दिखाए, तो बोला वायरल है, ठीक हो जाएगा। तो डोलो खा के, और बोले कमजोरी हो रहा, बोले इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 घंटा पहले लेते रहो थोड़ा। तो एनर्जी आ गया। वो गाय चिपक के पूरा हॉल गूंज गया, खड़े हो गए। और सचेत भाई बोले कि आपने तो सारे गाँव की समा बांध दी, खटिया खड़ी कर दी, ये तो ग्रैंड फिनाले वाला परफॉर्मेंस है। तो फिर उसके बाद 5 दिन हुआ, पूरा ठंडक लगने लगा होटल में। 5-6 रजाई डाले, ब्लैंकेट, और जो मेरा रूममेट था भाई बोले मेरे ऊपर बैठ जाओ भाई, इतना ठंड, नहीं शांत हो रहा था। अब रोना है, 5 दिन बाद मेगा ऑडिशन है, टॉप 12 का सिलेक्शन होना है, सामने प्लेटफॉर्म, और इधर सिचुएशन एकदम डिफिकल्ट। ब्लड टेस्ट कराया, निकला डेंगू, 30,000 प्लेटलेट। अरे बाप रे। डॉक्टर बोला 5,000 या 10,000 और डाउन होता, इसके नाक से, मुंह से, हर जगह से ब्लड आता, इंजन से सब जगह आता ब्लड। ये बहुत सही समय पे दिखाए, एडमिट हो गया, कोई नहीं। और उसके बाद से घर पे फोन किया, अकेले एडमिट है हम। चैनल का सपोर्ट रहा, जी टीवी का, उन्होंने देखभाल करा, उन्होंने पूरा टेक केयर करा, उन्होंने सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी। वहां थे एडमिट। फिर उसके बाद से घर पे बात होती थी, मौसा जी आने लगे एक, वो भी ध्यान रखे, हमारा मुंबई के मौसा जी वो भी, और एक दिनेश प्रजापति हमारे पापा ने भेजा थे उनको, वो 2 दिन तक मेरे पास थे। तो 28 को ऑडिशन था, डॉक्टर से बोले सर हमको आज छोड़ दीजिए, ऑडिशन में रहा, हमको गाना है सर, ये मेरा आखिरी मौका है, नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। बोले पागल हो क्या तुम्हारा चल नहीं पा रहा, तुम्हारा खड़े होने का, बैठने का वो नहीं है, व्हाइट सेल्स तुम्हारे जल गए हैं, प्लेटलेट्स कम हो गए तुम्हारे, तुम गाओगे क्या, मतलब गाओगे, चल ही नहीं पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। 1 लाख अभी हुआ, 1.5 लाख हो जाएगा तब छोड़ेंगे। हमको प्लीज सर आप छोड़ दीजिए, कल हमको गाना है, मर्द वैसे भी जाएंगे, हो जाऊंगा। वो बोला वैसे नहीं छोड़ेंगे, साइन वाइन कराया, साइन वाइन करा के गए। उसके बाद से पहुंचे, ना गाना मिला, कुछ नहीं मिला। चैनल गाना देता है आपको, आप अपने तरफ से गाने नहीं गा सकते। अच्छा, वही लोग गाना देते हैं कि ये वाला गाना है? हाँ, वहाँ के म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक टीम रहते हैं, 5-7 लोगों की टीम रहती है, 8 लोगों की, और पूरा चैनल बैठता है,
पूरा प्रोडक्शन कंपनीज बैठती हैं, मतलब 20 मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। हाँ 20-25 लोग बैठते हैं, वो डिसाइड करेंगे इस सिंगर पे ये गाना जाएगा, ये गाना है इसको, ये ऐसे। आपकी तरफ से कोई गाना नहीं, वो अपनी सॉन्ग लिस्ट जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड्स होते हैं सॉन्ग के, वो आप दे सकते हो आप, तो उस सजेशंस के तौर पे। हाँ, बट डिसाइड एंड द एंड ऑफ द डे वही करेंगे। तो उन्होंने गाना मुझे दिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, वो मैं गाया। उसके बाद से गया, पहले रिहर्सल किया बैंड के साथ, बोले मज़ा नहीं आ रहा यार पहली वाली बार। उसके बाद से फिर उन्होंने बोला कि और थोड़ा सही, अब डेंगू शायद डिस्चार्ज हो गई, सुर ही ना लगी, बॉडी जब गाय तो ऐसे हिल रही थी, उतना अंदर से एनर्जी नहीं आ रही होगी। वाइब नहीं आ रही थी। उनका सर 2 घंटा प्लीज दे दीजिए मुझे, और मेरा शूट थोड़ा लेट कराइएगा। 2 घंटा रियाज की, लेकिन वो बात जम नहीं रहा था। एक आर्टिस्ट को पता होता आप क्या गा रहे हो, समझिए वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हाँ, तो ये चीज हुआ। फिर उसके बाद गए और बस यही बोले ऊपर वाले से, महादेव महादेव लाज रखना बस। उस समय मेरी वाइफ आ गई थी, आप देखेंगे वो एपिसोड तो देखा मैंने। हाँ, तो फिर उसके बाद शुरू किए चलत मुसाफिर, और इतना जम के गाए जैसे कोई गवा रहा है, समझिए चीजों को। और इतनी एनर्जी आ गई उस वक्त, गाए जम के, बैठ के नीचे घुटनों पे बल बैठ के, और फिर वहां सब खड़े हो गए, नाचने लगे पिछली बार की तरह। और सब लोग बोले कि सारेगामापा की हिस्ट्री में कोई घुटने पे बैठ के नहीं गाया। 35-36 साल से आ रहा सारेगामापा, एक लेगेसी है सारेगामापा जी टीवी की, समझिए। वहां से श्रेया घोषाल निकली है। ये जो रियलिटी शो रहता है, इसका नाम रियलिटी है, तो वहाँ रियलिटी रहता है या कुछ पार्शियलिटी चलती है? नहीं नहीं निखिल भाई, ऐसा मत कहिए। हाँ, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी तो कोई प्रोड्यूसर है नहीं या करोड़पति है नहीं कि हमको लॉन्च कर दें या बैकडोर से पैसा दे दें। हाँ, मैं समझ गया। कोई लोग बोलते हैं कि गॉडफादर होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी क्लिप्स निकल के आती हैं, तभी कुछ हो सकता है वहाँ। नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैंने दिया, मैं तो वहाँ जिया हूँ उस शो को, वहाँ रहा हूँ मैं, स्पेंड किया हूँ टाइम, शूट करा है मैंने उसमें। आपके अगर अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो चैनल आपको जरूर लेगा, और विदाउट पार्शियलिटी, बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना भेदभाव के, उसमें अगर आप में टैलेंट है तो आपको जरूर आगे ले जाएंगे। एकदम जेन्युइन रहता है एकदम। जो जज वगैरह रहते हैं वो सही रिजल्ट एकदम देते हैं, एकदम सही रिजल्ट देते हैं। कोई ऐसा पार्शियल या वैसा तो नहीं रहता है? नहीं कुछ पार्शियलिटी नहीं होती। एकदम आप गाएंगे, अगर सोना खरा की तरह गा रहे हैं आप, खरे सोने की तरह, तो आप खरे सोने की तरह आगे भी जाएंगे। तो वहाँ लिपसिंग करते हैं या पूरा मतलब गाया जाता है, क्या रहता है पूरा? आपने तो किया हुआ है। लाइव गाते हैं, लाइव म्यूजिशियन पूरा बैंड रहता है। पहले उसके साथ आपका रिहर्सल होगा, प्रैक्टिस होगा, उसके बाद आपको ग्रूमर मिलते हैं ट्रेन करने के लिए। ट्रेन किया जाएगा आपको, जो गाना मिलेगा उसको सिखाएंगे, ऐसे गाना ऐसे सिखाते भी हैं। हाँ, सिखाते भी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे गाना आप ही को पड़ता है। मैदान में जब जाओगे तो अकेला ही जाओगे। माइक हाथ में आता है, जैसा आपने कहा कि वो रियल होता है या लिपसिंग होता है, तो जब माइक हाथ में आता है तो ऊपर से आवाज आता है पीसीआर से, रुपेश गुड लक, तो हम बोलते हैं थैंक यू सर। फिर बोलते हैं 3, 2, 1 एंड साउंड। जैसे ही बोला जाता है, ऐसा लगता है ये लाइट पड़ती है जूम से चेहरे पे ना, तो ऐसा लगता है कि ये दिल बाहर कहीं ना आ जाए, उछड़ने ना लगे, जंपिंग मोड में ना आ जाए, इतना डर लगता है। उस डर में हम लोग गाते हैं, वो रियल वॉइस रहती है हम लोग की। कौन सा गाना गाया था आपने? मैंने ऑडिशन में गाया था, एक फोक है बालेश्वर यादव जी का, पद्मश्री बालेश्वर यादव जी का, और उनको आलाप नहीं आता था, सीखे नहीं थे वो म्यूजिक, तो रही रही करके गाते थे। अच्छा। तो जी टीवी ने बोला कि हमको फोक सुनना है, क्योंकि उन्होंने रिज्यूम में देखा था ऑडिशन फॉर्म में कि ये सारेगामापा उसको संग्राम में फाइनलिस्ट भी रहा, गाया भी, तो इसको थोड़ा सा कुछ अलग चीज कराते हैं। तो उन्होंने उठाया रही रही, और उसके बाद जीरो फिल्म का गाना इशकबाजी से शाहरुख खान वाला, वो कहा कि मैशअप करके आप हमको सुनाइए। तो हम सोचे करे क्या, तो यही गाए थे हम। थोड़ा सा अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा, और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चप्पल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। अरे रई 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 रई, ये गाया था। अरे काहे जिलेबी के तरसे लुगुर की, बड़ा मजा रसगुल्ला में। फिर इसमें हिंदी ऐड किया,
ओ मधुआ पी के प्रेम का हम है तनिक बराए से, रे वो मसूका यार हम है बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, अब से हमरी है वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से धर्म से कसम से जियरा चकना चूर है इसकबाजी से। बहुत बढ़िया भैया, बहुत तगड़ा। सारेगामापा वाला ये फाइनल राउंड था। उसके बाद आपको काम पहली बार कब मिला? मतलब यहाँ से तो एक एनर्जी आ गई कि भाई अब फाइनलिस्ट हो गए हैं, तो एक वापस एक हाईलाइट मिला कहीं ना कहीं। बहुत पूरा मतलब खूब चला भी आपका, इंडिया वाइज में खूब चला, और इस सीजन में बहुत ज्यादा टीआरपी भी है सारेगामापा का। काफी बजट उन्होंने खर्चा किया, खूब प्रमोट करा, बहुत बहुत मतलब सोशल मीडिया थ्रू, Z5 के थ्रू, और उसके बाद से तमाम जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू उन्होंने काफी प्रमोट करा। और उसके बाद से वही सारेगामापा की जर्नी पे ही सचिन जिगर इस समय जो है कमर्शियल में बॉलीवुड में आज के तारीख में सबसे हिट म्यूजिक कंपोजर है। अभी उनका गाना आया था आई नहीं, पवन सिंह ने गाया था स्त्री 2 में। तो ये हुआ कि स्टेज के पीछे थे हम, तो आते हैं वो कंधे पे हाथ रखते, कहें मिश्रा जी खाली हैं आप? मैं बोला हाँ जी सर मैं खाली हूँ, आ जाइए, आजा कल गाना रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में। कहो माय गॉड, अच्छा तुरंत ऑफर मिल गया। म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड के जिन्होंने राजकुमार राव के लिए काम किया, कोई ऐसा एक्टर नहीं बचा बॉलीवुड का जिसके लिए उन्होंने काम ना करा। कार्तिक आर्यन से लेकर के सब कुछ उन्होंने काम किया। तो फिर मैं सोचा यार बहुत बड़ी बात है, सचिन जिगर मुझे बुला रहे अपने स्टूडियो में। तो मैं गया उनके स्टूडियो में, नर्वस था थोड़ा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जैसे स्टूडियो में घुस रहा हूँ उनके, देख रहा हूँ जो दिव्य कुमार सिंगर है बॉलीवुड के, वो गाना गा रहे हैं जो गाए हैं छल्ली कर दे सीना मेरा दाग दे सारी गोलियन में, जी करदा वाला गाना। और वो ये गाना उन्होंने गाया था फिर भी तुमको चाहूंगा टाइप, नहीं सुन साथिया में, सुन साथिया में उन्होंने गाया है। उनको यार इतना बड़ा सिंगर दिव्य कुमार गा रहे हैं, बदलापुर मूवी में भी इन्होंने गाया है। और वो गा रहे, मैं यकीन बताओ इसी स्टूडियो में भी आ रहा हूँ, इसी स्टूडियो में दिव्य कुमार है, इसी स्टूडियो में। उसके बाद से फिर एक सिंगर और फीमेल सिंगर हम देख रहे हैं उनके, वो आशीष कौर, नाम सुना होगा आप लोग। वो हमको ओ माय गॉड, और मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा, क्या होगा कि यहाँ पे तो सब लोग हैं। अब वो गाना आप ट्रस्ट करिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक किसी बड़े सिंगर ने गाया था वो गाना जो मुझे मिला। तो उनका वॉइस मैंने सुना कि ये गाया, हाँ भाई ये गाया, इनका गाना भी लॉक नहीं हुआ। हमको बाप रे, इनका गाना लॉक नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, समझ रहे। अभी तो हम न्यू कमर है। उसके बाद मैं गया, फिर माइक पे हाथ आया, गाना ऐसे से सुना के वो लोग सचिन और जिगर सर वो लोग चले गए मीटिंग में। क्यों चले गए? हाँ, ठीक है, मुझे सहज करने के लिए, हाँ। कि नर्वस ना हो, मिजाज में गाए जैसे वहां गाता है CCTV के स्टूडियो में। वो लोग चले गए, खाली रिकॉर्डिस्ट था, मैं था, गाया और जम के गाया। और उसको मैं बोला भाई जितना टेक तुमको लेना हो ले लेना। ये गाना मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। गाया, फिर गा के चला गया। कुछ बोले बस तू अपना मस्ती ऐड कर देना उसमें, जो तू मस्ती करके गाता है वहाँ, नाच करके डांस करके। कौन सा गाना था ये मैं बॉलीवुड का डेब्यू था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो गा के मैं गया, और उसके बाद जो रिकॉर्डिस्ट था, मैंने पूछा भाई कैसा लगा सर को? तो बोला अच्छा लगा, अच्छा बोले, अच्छा आउटपुट आया, अब गाना लॉक हो जाए। अब बॉलीवुड में क्या सीन है, एक गाने को 5-6 लोग गाते हैं, बड़े से बड़ा सिंगर उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं, नहीं बड़ा भी सिंगर गाता है, इन बिटवीन वाला सिंगर भी गाता है, और जो न्यू फ्रेश सबसे लेते हैं वो भी गाता है। तो प्रोड्यूसर फिर फाइनल मास्टर सुनता है किसके वॉइस पे ये गाना ज्यादा सूट कर रहा है, उसको लेता है। तो 5-6 गाना, हम सोचे यार पता नहीं लॉक होगा कि नहीं गाना होगा। भाई बहुत ये बड़ी हाँ कि समझ गया, बड़े बड़े लोग जब कर रहे हैं तो उसी में हमारा भी लिस्ट में है। तो गाए, उसके बाद से फिर पोस्टर आता है एक टी सीरीज का, टी सीरीज प्रेजेंट विक्की विद्या का, वो वाला वीडियो देखे राजकुमार राव, तृप्ति दिमरी, सिंगर नेम है पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार, रुपेश मिश्रा, रूपाली जग्गा, आपका भी नाम आ गया उसमें। आ गया, म्यूजिक सचिन जिगर। तो हम बोले यार अभी किसी को हम नहीं गाएंगे जब तक रिलीज नहीं हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा, और जब तक वहां से ऑफिशियली मुझे इनविटेशन उसके मतलब प्रीमियम पे लॉन्च के लिए आता ना भी, हाँ बुलाते होंगे सब पूरी टीम को, हाँ उसका, तो वो नहीं आ जाता, या मेरे पास टी सीरीज से कॉल नहीं आता,
या सचिन जिगर के थ्रू कॉल नहीं आता तब तक मैं मानूंगा नहीं। ये ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था, समझिए। हाँ, कि सामने से जब हाँ, पूरा हो जाएगा तब बॉलीवुड में डेब्यू होना इट्स नॉट इजी टास्क। जो आदमी इतने संघर्ष झेल चुका हो तो उसको वो भी बिना किसी गॉडफादर के। और मजे की बात यह है, घर में कोई गाने बजाने वाला नहीं, कोई म्यूजिकली बैकग्राउंड है ही नहीं, सब गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले हैं, शिक्षित वाले हैं। तो जब हुआ तो फिर सचिन जिगर के मैनेजर का फोन आता है, हार्दिक भाई का, अरे मिश्रा जी आप तो छा गए भाई, आपका गाना रिलीज हो रहा है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और सचिन जिगर, तो वो वाला मोमेंट मतलब उछलने वाला रहा। सचिन सर से बात हुई, उन्होंने बहुत बधाई दिया, तो हम समझ के फिर हम पोस्टर डाले, फिर हम लोग पार्टी वार्टी किए होटल में वहाँ। फिर गाना जब आया देखे, पवन सिंह भी गाए, इतने बड़े स्टार, और राजकुमार राव जो हमारे सेट पे आए थे, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो उनका मूवी रहा, और तृप्ति दिमरी एनिमल मूवी एक्ट्रेस जो है, और उनका एक वेब सीरीज आया था कला, इसमें गाना आया था छेड़ो ना नजरिया करके, इस टाइप का। तो उनके साथ गाना, और वो गाना लगभग 100 मिलियन गया, 3-4 बार उसको अपलोड किया। गाना थोड़ा सा गुनगुनाइए, मैं सुनाता हूँ। 3-4 बार उसको अपलोड किया टी सीरीज ने, एक में 74 मिलियन है, एक में कुछ 5 मिलियन 6 मिलियन, ऐसे इसमें 10 मिलियन, ऐसा 100 मिलियन हो जाना चला। वो गाना बूम हुआ और मजा आया, और डेब्यू हो गया। उसकी वजह से और 2-3 गाने मैंने फिल्म में गाए, बहुत बड़े सुपरस्टार के लिए। मैं नाम अभी रिलीज होने वाले अभी बस मैं बताऊंगा, लॉक हो जाएगा फिर लॉक हो जाने दो पहले, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब गाना है वो, बहुत बड़े सुपरस्टार के लिए। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो किस सुपरस्टार के लिए इतना बड़ा मैंने गाना। नहीं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। तो 2-3 मैंने गाने गाए हैं, बस लॉक हो जाए, रिलीज हो जाए तो फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे आपके चैनल। नहीं, डन हम भी डालेंगे उसको। तो ये गाना था चुम्मा सॉन्ग, और मैं आपके ऑडियंस को सुना दूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। और मूवी का नाम था वो वाला वीडियो, है ना? विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मैंने मूवी देखी भी है। अच्छा, हाँ मैंने देखी। आपको वो लोग कुछ गोवा जाते हैं शायद, वैष्णो देवी मंदिर की जगह, और वहीं पे उनका कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हनीमून का, और वो फिर बाद में कैसेट गायब हो जाता है जब घर पे चोरी होती है। हाँ, तो वो फिर वो ढूंढता रहता है कि कहाँ गई कैसेट, तो उनको ही रहता है कि कहीं पब्लिक ना हो जाए। तो मैं गाना सुनाता हूँ। हो जब से गई है तू माई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाई के, क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले मुंह दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। माफ करना मेरे मुंह से निकल गया अरमा मेरा, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। ये गाना बहुत बेहतरीन भाई। चुम्मा तुम्हारा बाकी टीम जो है वहां पे भी मिस कर रही होगी। तो अब इसके बाद का जो पार्ट अभी रह गया है, जो सेकेंड राउंड है, तो मैं चाहूंगा वो आप हमारे दूसरे ऑफिस में चल के हमारी टीम के साथ करें। एक क्विज है पूरा, डन। तो अभी हम लोग वो करते हैं, और उसमें है कुछ आपके लिए बढ़िया सा सरप्राइज। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। नए सेटअप के साथ पार्ट 2, यहाँ पर हमारी टीम भी दिख रही होगी। अब यहाँ पर गेम होने वाला है, म्यूजिक प्ले किया जाएगा और आपको गुनगुनाना है, गेस करना है ना? हाँ, नहीं गेस नहीं करना, गुनगुनाना भी है गेस करने के बाद। और जी मान लीजिए लिरिक्स नहीं याद होगा फिर तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं फंसेंगे आप, सिंगर कभी नहीं फंस सकते हैं, सब उनके मैं बोलूंगा फिंगर्स बता देते हैं कि कौन सा गाना है ना? चलिए और वो पहला गेम है। दूसरा गेम ये है, इस पे से आपको चिट निकालनी रहेगी, बताया जाएगा आपको। एक पहले स्टार्ट करते हैं, हाँ प्ले करें। बताइए। तो आ ही जाता। नहीं गेस हो पा रहा मुझसे भाई। अब बताओ कौन सा गाना है? भाई मैं बोला ना मेरी बेइज्जती होगी जरूर। चलो बट इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। मैं बता देता हूँ कौन सा प्ले करना है।
एनिमल वाला प्ले करो। कुछ पुराने गाने में भी लगाओ यार। हाँ नहीं, इतना ट्रिपल किस थोड़ी रखा जाता है यार। थोड़ा सा सर गैसिंग पॉइंट रहे उसमें। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, हिंट भी दे सकते हो, हिंट भी दो थोड़ा सा। नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर, ऐसे सही है, दिखे रियलिस्टिक। अच्छा ठीक है, एक आपके लिए स्पेशल। चलो देखते हैं भाई स्पेशल कौन सा है। घड़ी वेजिटी हो गया आज। ये सब रिकॉर्ड करना है जो हम लोग बोल रहे हैं। अरे ये तो समझ रहे होंगे। जाइए। अरे चले दो यार। हाँ चलिया करके है कुछ। हाँ बंदिया वाला है, बंदिया वाला है ना। बहुत स्पेशल है हाँ सर, एक हिंट दे सकते हैं हाँ, हिंट दे दो। आपके लिए बहुत खास और आपके गुरु है ये। हमारे गुरु हैं हाँ जी। तब तो और ये मैदान में उतार रहा है फिर। बॉलीवुड में। इतना था सारे गांवों में आपके गुरु थे ये। सचेत भाई, सचेत टंडन। परंपरा। हाँ सचेत परंपरा बड़ा अच्छा सेगमेंट है, मजा आ रहा है। ओ माय गॉड। तो सुना है। हम लोग वाकई में कम लोग अभी भी नहीं सुने। थोड़ा सा 90s का भी लगाओ, 2000 वाला एनिमल वाले लगाओ। लगाओ, ये कबीर सिंह वाला लगा दो, वो सारे जो है। हाँ ये तो मैं गेस कर गया। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, हाँ हाँ यही है ना? हाँ हाँ। हाँ चलो, आपको गाना भी है? वो गाना भी है। हाँ हाँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के, भीगे या बरसे या जरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। Thank you so much. Thank you so much. ये तो मेरा गाना भाई, मैंने गाया ये निखिल भाई। ये मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग है बॉलीवुड में, तो राजकुमार राव की मूवी में। इसको पूरा गाना। और ये गाना 100 मिलियन गया है, पता है? और ये 3-4 बार रिलीज कर चुका है टी सीरीज ने। एक में 74 मिलियन, एक पे 10 मिलियन, एक पे 5 मिलियन, एक 4 मिलियन, ऐसे 100 मिलियन गया है। और तृप्ति डिमरी जो एनिमल मूवी की एक्ट्रेस है, उन्होंने फोन करके मुझे बड़ा कांग्रेचुलेट किया था कि इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है क्या मेरा। बात है भाई। और राजकुमार सर ने फोन ये किया। वाला भी मिलियंस में जाएगा। हाँ नहीं ये गया मिलियंस में। अभी ये जो जाएगा स्पॉटलाइट में निखिल में, ये भी मिलियंस में पक्का जाएगा। मैं गाता हूँ। हो जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाय के, क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुँह दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। माफ करना मेरे मुंह से निकल गया अरमा मेरा। ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।
थैंक यू ये आपका चुम्मा मेरी आपके जाने के बाद टीम भी मिस करने वाली है। अरे नहीं नहीं thank you। अभी ये वाला करें। अब ये अगला गेम है, इसमें से आपको एक चिट निकालनी है, निकालिए, उसमें से देखना है और उस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो भी आपको करना रहेगा। ओ मेरे दिल के चैन सॉन्ग लिखा है, गाना है मुझे। हाँ गाना है। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। बहुत बढ़िया। और ये अब ये कहाँ रखना अब है? ये हमारे पास आ जाएगा, फिर निकालना अब है? अगला निकालिए। गणपति बप्पा मोरया। इसमें से आपको जो लगे जो बहुत बढ़िया आए ना वो पूरा गाना है आपको। अच्छा, मरून कलर सड़िया। भोजपुरी है। याद नहीं बट मैं गा रहा हूँ। हटे हटावला से हटे नजरिया हो, जन्मा रे लाल हो मरून कलर सड़िया, जन्मा रे लाल हो मरून कलर सड़िया। ये है ना? बहुत बढ़िया। अब और निकालना है। अभी 3 और निकाल लिए हैं आपको, 5 निकालने हैं टोटल। चुम्मा सॉन्ग तो मैंने गा दिया है, मेरा गाना आ गया। हाँ अब चेंज कर दूंगी। ये डालो पता है। आतिफ असलम, चलिए गा देता हूँ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना फासले, तू नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के, दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज रह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों ऐवी झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्ला। क्या बात है, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। क्या बात है, मैं ताली बजा रहा हूँ आपके लिए। वाह, बहुत अच्छा गाया सबने। 3 हो गए सर। अभी 2 निकालना है। अरिजीत सिंह। दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल, वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, खुद को अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल, वे कमले आ। सुपर भाई। थैंक यू। ये लास्ट सॉन्ग है
और उसके बाद में हमारे कुछ छोटे छोटे और प्रश्न हैं हमारी टीम के, अच्छा अच्छा, कुछ पर्सनल भी हैं, पक्का पक्का, तो वो वाले ये लोग स्वयं पूछेंगे क्योंकि इनका भी पर्सनल है डन डन है ना। डन। तो लास्ट जो सॉन्ग होने वाला है वो आपका जो मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है ना, वो वाला गाना। बिल्कुल बिल्कुल। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बेहतरीन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए। नॉर्मल सा। मैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस पूछना चाहता हूँ बॉलीवुड पे। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। करंट में अभी कौन सा है? तो अभी उन्होंने सलमान भाई स्पॉन्सर अभी- आप सीधा सीधा। इस समय की तृप्ति दिमरी, अच्छा माय फ्रेंड तृप्ति दिमरी। ठीक। हाँ, तो जैसे सर आज की जनरेशन चल रही है, तो मुझे लगता है हर एक छोटे बच्चे का भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है ही। तो मुझे लगता है आपका तो एक फ्यूचर प्लान होगा, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं मैं तो मैरिड हो गया हूँ फिलहाल। मुझे यही लग रहा था कि मैंने तो स्टोरी में देखा था कि आप मैरिड हैं हाँ। और सर कह रहे गर्लफ्रेंड नहीं, तो मैं यही करना चाह रही थी कि आप तो मैरिड हो। मुझे लगता है कि आप नहीं, सर का जो मतलब क्वेश्चन होता है शब्दों के जाल में घेरते हैं पहले। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछा मैरिड के पहले कोई गर्लफ्रेंड थी या फिर? नहीं मैं बताने उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी तो मैं मैरिड हो गया हूँ फिलहाल। उसके पहले जो मतलब मेरा क्रश था किसी पे, सॉफ्ट कॉर्नर था, बट वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका क्योंकि मैं फोकस था म्यूजिक के लिए। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि मैंने अप्रोच किया उसको या प्रपोज किया, ऐसा भी नहीं हुआ, बट एक दिल में वो बात रह गई, दफन हो गई दिल तक ही। तो उसके बाद मैं शादीशुदा हो गया। तो मुझे लगता है ये क्लिप फिर नहीं जानी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है फिर कोई नहीं जाएगी अभी। जाएगी, आप डालो, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा नाम भूवी है। हाय हाय। तो आपको सबसे ज्यादा सिंगर कौन ज्यादा इंस्पायर करता है? किशोर दा और लता जी, मतलब नंबर्स गिनते जाइए, रफ़ी साहब और शंकर महादेवन जी, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये सब लेजेंडरी सिंगर हैं। और ऐसे सिंगर 100 साल में 50 साल में एक बार आते हैं, तो ये लोग इंस्पायर करते हैं, काफ़ी सीखने को मिलता है इनसे। थैंक यू सर। यू वेलकम। अगला। हेलो सर। सर बॉलीवुड और भोजपुरी आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? मुझे तो दोनों में काम करने में मज़ा आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने कई सारे सिनेमा में प्लेबैक किए हैं और मैं एज ए लीड भी आने वाला हूँ, एज ए हीरो भी। कुछ ही दिनों में आपको निखिल भाई के माध्यम से पता चल जाएगा। बट बॉलीवुड का काम करने का अलग तरीका है, भोजपुरी का अलग तरीका है। बट जो मतलब लेवल होता है बॉलीवुड का वो बहुत हाई है, भोजपुरी का भी है, बट भोजपुरी अब उभर रही है। बट कुछ जो नए आर्टिस्ट हैं वो थोड़ा सा वैसा गाते हैं ओपन माउथ हो करके, वो नहीं पसंद है, उसके खिलाफ हूँ मैं। बट बाकी जैसे मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी है, जो कितने बड़े सुपरस्टार हैं, ये लोग बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं और भोजपुरी में भी काम कर रहे हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो काम करने का तरीका होता है और वो जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग है, तो दोनों में मजा आता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर एक्चुअली जब भी नाम भी बताना अपना। दोनों पूछिए। हम तारा और सितारा आपसे एक प्रश्न करते हैं। अच्छा, कौन तारा है? ये दोनों तारा और सितारा। ये तारा वो सितारा है? वाह जी वाह। सर एक्चुअली जब भी हम देखते हैं किसी गेस्ट को आते देखते हैं तो नहीं, पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम रागिनी और मेरा नाम ज्योति है। हाँ,
सर हमारा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, जब आई एंट्री करी आपने तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया आपको देख के, लाइक कोई आता है, कोई ब्लैक वेयर करता है, कोई लाइक करता है, आपने सर ग्रीन क्यों किया? क्या इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब ऐसा कोई रीजन है कि जैसे आपको पसंद है, मतलब कुछ तो होगा सर आपके मन में। नहीं ऐसा कुछ पसंद या मैंने सोचा नहीं था। मैम को पसंद है इसलिए आप पहन कर आए। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। एक्चुअली क्या ग्रीन क्या होता है, जैसे हरी झंडी मिलती है ना तब ट्रेन आगे बढ़ती है, तो ऐसे पॉजिटिविटी का है ग्रीन सिग्नल, तो पॉजिटिविटी आती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ग्रीन इट इज जस्ट ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। थैंक यू सर। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो सर, आई एम प्रतीक्षा और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप किसी भी लाइव परफॉर्मेंस पे जाते हो, जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपके फैंस आते हैं। जो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आई हो आपके साथ, कि कोई आपके ऐसे हक कर लिया हो या कुछ भी ऐसा रैंडम कोई आपके पास आ गया हो? नहीं एक्चुअली क्या दो इंसिडेंट, फीलिंग समझो आप। हाँ दो इंसिडेंट हो चुके हैं। तो एक लड़की आई पहले, तो मैं शो कर रहा था, मतलब वेटिंग रूम में था मैं, ग्रीन रूम में, शो खत्म होने के बाद। तो बोली सर आई लव यू। तो हम बोले कि थैंक यू सो मच। तो बोली कि सर मुझे आपका जैकेट चाहिए। तो मैंने उसको जैकेट अपना दे दिया। फिर बोली कि कैन आई गेट योर नंबर? हम बोले नो। नंबर नहीं दिए। तो बोली सर प्लीज प्लीज। तो मैंने अपने मैनेजर का नंबर उसको दिया। तो उसके बाद से वो कुछ ज्यादा ही उनको ब्लॉक कर दो। फिर रेस्पेक्टिवली बात करा उसको कि आप समझो हाँ, चीजों को। तो मैंने बताया उसको। फिर एक इंसिडेंट क्या हुआ, ऐसे ही शो करके निकल रहा था, फिर एक लड़की बोली सर सेल्फी लेना है, फोटो खिंचवाना है। फोटो खिंचवाई, उसके बाद से फिर बोली सर विल यू मैरी मी? समझ रहा है हम क्या कि यार नो यार मैं मैरिड हूँ। करिए तो क्या हुआ, आपका हद है। ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस मिल जाते हैं, बट उनका भी सम्मान है। तो ऐसे ऐसे लोग मिले और एक लड़का मिला, मतलब फोटो खिंचाने के चक्कर में जो है पूरा कैसे होता कि हक करना, नीचे बो डाउन हो जाना, तो वो सब प्रीशियस मोमेंट होते हैं। बट इतना ये भी नहीं होता कि विल यू मैरी मी, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे, उप्स मोमेंट हो गया था। हेलो सर, माई सेल्फ गहना श्रीवास्तव। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑकवर्ड मोमेंट्स हो जाते हैं या बहुत जगह आप जाते हो, तो जैसे आपकी शादी हो गई है अभी, तो घर पे आपकी वाइफ कभी कुछ बात होती है, कोई छोटा मोटा भी लड़ाई झगड़ा या कुछ हो गया, आगे से ये नहीं होना चाहिए। कहना चाह रही हूँ। मैं समझ गया। आपकी नाराज तो नहीं हो गई, मतलब कोई ऐसा सीन देखा और वो नाराज हो गई हो? एक्चुअली मोमेंट हैपन रियली, और आगे से हो गया कि अब ये नहीं होना चाहिए अगर कॉन्सर्ट करना है। हाँ एक्चुअली ये वाली फील लगती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे कि हम शोज करते हैं तो कभी 5000 पब्लिक, कभी 10,000, कभी 15, खचाखच भरी रहती है। तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे। तो जब आप शो करके निकलते हो तो जो ऑडियंस होती है तो उसका ये थिंकिंग होता है कि एक सेल्फी हो जाए, समझ रहे हो आप। और आप सेल्फी देने से इनकार भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट इसीलिए मेहनत करता है क्योंकि लोग उसके पास आए, सेल्फी लें, तालियां बजे, समझ रहे हो आप, नाम हो उसका। तो इस वजह से तो जब काफ़ी लड़कियां आती हैं, मतलब काफ़ी ऐसे कंधे पे हाथ रख लिया, किसी ने ऐसे कर लिया, सेल्फी खिंचवा लिया और उसके बाद इंस्टा पे या फेसबुक पे मुझे टैग कर दिया स्टोरी डाल के। और मेरी श्रीमती जब देखती हैं अपने आईडी से खोल करके कि मेरा पेज वो सब सर्च करती हैं तो कौन टैग किया है। और मैं थोड़ा सा भोला भाला इंसान, भोला भंडारी हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई मुझे टैग किया तो मैं उसको जो अपने स्टोरी में थैंक यू करके डाल देता हूँ। तो मेरी वाइफ जब देखती तो बोली बहुत थैंक यू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोटो खिंचवा के, वो भी चिपक के। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक स्पेस बना के रखिए। हम कहे यार मेरा काम है, बस अब किसी को संतुष्ट मैं कर रहा हूँ, सेल्फी खिंचवा के खुशी दे रहा हूँ, तो उससे फिर भी बीवियां होती हैं। लड़कियों में क्या होता है कि जो लॉयल होती हैं इसके प्रति, अगर उसके पास कोई ज्यादा आने लगता तो कॉम्प्लेक्स फील करती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो होना भी चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप की ये पहचान है। क्या थैंक यू सर। इसी वार्तालाप के साथ, इसी टीम इंटरेक्शन के साथ और इस पॉडकास्ट को हम देंगे विराम। ये अभी रुकेगी नहीं, जर्नी बहुत लंबी है रही इनकी, बहुत स्ट्रगलिंग रही है, काफ़ी कुछ कवर कर लिया इस पॉडकास्ट में। और मतलब भाई मेरी टीम ने तो यार कह ढा दिया, मतलब धागा खोल दिया मेरा। अभी नहीं खोला है, अब हम सोच रहे खोल देते हैं। एक छोटा सा और रह गया है, जाते जाते वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे लास्ट वाला जो आपकी वाइफ को लेकर था प्रश्न, हाँ मरवाओगे यार निखिल भाई मुझे तो। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन तो पिटाई बने आप। अरे भैया मतलब तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा मोमेंट रहा हो, मतलब इन जनरल रिलेशनशिप में डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, कोई ना डाइजेस्ट हुआ हो, समझा नहीं मैं। मतलब कुछ ऐसा हैपन हुआ हो आते जाते, जैसे लोग बता रहे थे सेल्फी लेते हुए कोई आके आपसे हक कर लिया हो एकदम रैंडम, इस तरह कोई मोमेंट रहा है जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो? एक होता है कि डाइजेस्ट हो जाना और एक होता है डाइजेस्ट नहीं होना। अरे वो वाला। अब देखिए किसी भी मतलब जो भी वाइफ रहेगी जो भी रहेगी नहीं आपकी है, मतलब मैं और भी कह रहा हूँ, सपोज मान लीजिए किसी की भी वाइफ हो और मतलब और उसका हस्बैंड किसी के साथ देखा जाए या मतलब सेल्फी या ज्यादा ऐसे कंधे पे हाथ डाल के, तो उसको तो इनसिक्योरिटी होगी ना, समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से उसको भी होता है। तो मेरी क्लास लगती है बट मैं थोड़ा, हाँ बिल्कुल लगती है, करते हैं, हाँ बिल्कुल लगता है। हाँ क्या 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 उठा बैठक करते हैं? नहीं भाई नहीं उठा बैठक नहीं होती, ऐसी नौबत नहीं है, आप समझ रहे हो ना। डरना भी चाहिए वाइफ से वैसे, क्यों? सही बात है, वो आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से।